हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैमगुरु एकेडमी में। तो आज अपने जो है बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। किसकी बात करेंगे? चैप्टर नंबर 11, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है। उसका जो नंबर वाइज जो वेटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर अपने इसमें बात करें टोटल नंबरों की, तो ये 6 नंबर का चैप्टर है बच्चों, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर जो है बहुत ईजी है और बहुत छोटा भी है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर नेम की। उस चैप्टर का जो नेम है वो है जैविक खाद और जैविक उर्वरक। क्या नेम है? जैविक खाद व जैविक उर्वरक। जैविक उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो मैन्योर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अब देखो, होता क्या है ना कि जब अपने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो एक बार के लिए तो फसल के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उससे क्या होता है, हमारी जो मृदा होती है उसको नुकसान होता है। धीरे धीरे मृदा की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मृदा में जो सूक्ष्म जीव है, जो अपने कह सकते हैं किसान के मित्र होते हैं, जो फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि अगर अपने लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो हमारी मिट्टी जो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। तो इसी चीज से बचने के लिए जो है जैविक खाद और जैविक उर्वरक जो है वो बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आता है जैविक खाद। क्या आता है बच्चों? जैविक खाद। तो जैविक खाद, ध्यान देना कि कौन सी खाद होती है भी, ऐसी खाद जिसमें जीवों का अंश हो, जिसमें जीवों का अंश हो। ऐसी खाद जिसमें जीवों का अंश, और उसे क्या कहते हैं, जैविक खाद। और जैविक खाद जो मुख्य रूप से आती कौन कौन सी हैं, वो देखो, गोबर की खाद होगी, गोबर की खाद हो गई। इसके अलावा जो केंचुए वाली जो खाद होती है वो होगी। और उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट होता है, हरी खाद होती है, हरी खाद। और उसके अलावा अगर अपने इसमें बात करें तो नाडेप जो खाद आती है वो भी हो गई, खलीज होती है, नाडेप कंपोस्ट हो गई। और इसके अलावा जो खली होती है, खली मतलब जो अपने आम भाषा में खड़ भी बोला जाता है, जो अपने जो तिलहनी फसलें होती हैं, जैसे मान लो सरसों है तो सरसों से तेल निकाल दिया, उसके बाद में जो पीछे वेस्ट रहता है उसको क्या कहते हैं, खली कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं जैविक खाद के प्रकार। क्या आता है? जैविक खाद के प्रकार। खाद के प्रकार। तो ध्यान देना कि जो उसमें पोषक तत्व है, पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर जैविक खाद जो होती है वो मेनली दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? एक तो स्थूल, और दूसरी इसमें जो आती है वो आती है सांद्रित। क्या आती है? सांद्रित। एक होती है स्थूल, दूसरी होती है सांद्रित। अब स्थूल जो खाद होती है, ध्यान देना कि स्थूल जो खाद होती है इसके अंदर पोषक तत्व कम होते हैं, पोषक तत्व कम मात्रा में। और पोषक तत्व अगर कम मात्रा में, इसका मतलब है अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। लेकिन वहीं अगर अपने सांद्रित की बात करें तो सांद्रित में जो पोषक तत्व होते हैं वो ज्यादा होते हैं, पोषक तत्व ज्यादा। इसीलिए नाम भी क्या पड़ा हुआ है, सांद्रित, मतलब भी पोषक तत्वों की सांद्रता क्या है, ज्यादा। अब पोषक तत्व ज्यादा है तो कम मात्रा की आवश्यकता होगी, कम मात्रा की आवश्यकता। ठीक है बच्चों। अब इसमें एग्जाम्पल है, जैसे स्थूल अगर अपने खाद की बात करें तो देखो गोबर की खाद हो गई। उसके अलावा अगर अपने स्थूल खाद में बात करें तो कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट जो होता है। और उसके अलावा अगर अपनी बात करें तो जो सीरे की खाद होती है वो भी इसी में आता है, सीरे की खाद। ठीक है, ये सारे इसी के अंदर आ रहे होते हैं। वहीं अगर अपने सांद्रित खाद की बात करें तो सांद्रित खाद में मेनली क्या आता है, खलीज होती है, खली।
और इसी के अंदर एक और खाद होती है, देखना बच्चों कि इसी के अंदर एक और टाइप की खाद होती है जो कि इसी कैटेगरी के अंदर आती है, वो होती है जैव मात्रिक खाद या प्राणीजात खाद्य भी बोलते हैं इनको, प्राणीजात क्या बोलते हैं, ध्यान देना, प्राणीजात खाद जो होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। प्राणीजात खाद क्या होती है, बेसिकली क्या होता है, ये अपने कह सकते हैं कि जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, मतलब जो मुर्गियों के फार्म्स होते हैं, वहां से ये चीजें आ रही होती है। और इसके अंदर एग्जाम्पल ध्यान रखना, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो अधिकतम होते हैं, अधिक पोषक तत्व, या ये कह सकते हैं कि अधिकतम पोषक तत्व होते हैं इसमें, अधिकतम पोषक तत्व होते हैं। अधिकतम पोषक तत्व होते हैं, मात्रा कम यूज करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल इसमें ध्यान रखना, जैसे कि अपने ऊन हो गया, हड्डी की खाद हो गई, ऊन, ऊन हड्डी की खाद, हड्डी की खाद। और उसके अलावा अगर अपने इसमें बात करें तो मछली की खाद होती है, वो होगी। ये सारी चीजें जो है इसमें आती है। बेसिकली क्या होता है कि जो अपने नॉन वेज यूज करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जहाँ पर नॉन वेज चीज़ों का पालन पोषण किया जाता है वहाँ पर इस तरह की खादें जो है वो बनती है। अब जैसे हड्डी की खाद है, तो जहाँ पर जो बुचड़ खाने वगैरह होते हैं वहाँ पर हड्डियाँ जो बच जाती है उनको क्रश करके उससे खाद बनाते हैं। इसी तरह मछलियाँ वगैरह, तो जहाँ पर मछलियों की प्रोसेसिंग हो रही होती है वहाँ पर खाने लायक मछलियाँ का जो हिस्सा तो वो निकालते हैं, पीछे जो बच जाता है उसको क्रश करके क्या बना देते हैं, खाद बना देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, देखो बच्चों, जो अपने खाद है, जैविक खाद के गुण, जैविक खाद का महत्व, खाद का महत्व। अब जैविक खाद का बहुत महत्व है, सीधी सी बात। जैविक खाद का आपने को पता है कि काफी ज्यादा महत्व रहता है। कारण उसका क्या है कि जैविक खाद से एक तो कोई नुकसान नहीं होता भूमि को, पोषक तत्व होते हैं वो भी सारे मिलते हैं। और उसके अलावा अगर अपने देखें तो जो अपने बुरा प्रभाव पड़ता है जमीन पर या पौधों पर, या जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं या उसको जो खा रहे हैं उस पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। तो जैविक खाद के बहुत सारे महत्व होते हैं सीधे से। अब इसमें एक और बात ध्यान देना कि जैविक खाद जो होती है उसका महत्व ये है कि जो अपने रासायनिक उर्वरक मिलाते हैं, रासायनिक उर्वरक से अपने को कोई एक या दो पोषक तत्व भी प्राप्त हो रहे होते हैं, लेकिन जैविक खाद से जो होते हैं लगभग सारे पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो जैविक खाद के महत्व में पहले अपने बात करते हैं भौतिक गुण, इस पे बात करते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में ध्यान रखना, एक तो मृदा की संरचना में सुधार होता है, मृदा संरचना में सुधार। दूसरा अगर अपने बात करें तो दानेदार संरचना हो जाती है, क्या हो जाती है, दानेदार संरचना। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो जल धारण क्षमता बढ़ती है, जल धारण क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। जल धारण क्षमता बढ़ने के अलावा क्या होता है कि वायु संचार है वो बढ़ता है, वायु संचार जो होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो मृदा का जो अपरदन होता है वो कम होता है, मृदा अपरदन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। उसके अलावा अगर अपने देखें तो मृदा का जो ताप है वो नियंत्रण होता है, मृदा ताप नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि जो अपने भौतिक गुणों की, तो पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होगा, सीधी सी बात है, जड़ों का अच्छा विकास, जड़ों का अच्छा विकास होता है। और उसके अलावा जो ड्रेनेज होता है पानी, क्योंकि अगर मृदा की संरचना दानेदार है तो जो पानी मिट्टी पर गिरेगा वो धीरे धीरे सोख कर नीचे के स्तरों में चला जाएगा, और उससे जो अपने ग्राउंड वाटर होता है या जो भूमि का जो नीचे का जो जल होता है उसकी भी क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि वो रिचार्ज होता है। दूसरा आता है उसमें कौन सा, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या क्या है, जैविक मृदा, जैविक
खाद के। तो रासायनिक गुण में देखो भाई क्या क्या है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहला है कि पीएच मान जो होती है, पीएच मान वो सही रहता है। कहने का मतलब जो क्षारीय मृदा होगी उसका पीएच मान कम हो जाएगा और जो अम्लीय होगी उसका पीएच मान थोड़ा बढ़ जाएगा। दूसरा आता है कि मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ती है। तीसरा अगर अपने बात करें तो विषैले पदार्थों का प्रभाव कम हो जाता है। मृदा में कई विषैले पदार्थ होते हैं या फिर जो पहले डाले होते हैं उसका प्रभाव क्या हो जाता है, विषैले पदार्थ का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। वहीं उसके अलावा अगर अपने बात करें तो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता यानी CEC बढ़ती है। CEC क्या होती है, इंक्रीज होती है। उभय प्रतिरोधन क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। उभय प्रतिरोधन क्षमता जो होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो अगर मृदा में जो अपने जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि मृदा में जो पोषक तत्व है वो आसानी से विलय होते हैं, पौधों को आसानी से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें जैविक गुण। तीसरा इसमें कौन सा आता है बच्चों, ध्यान देना, जैविक गुण। ये भौतिक हो गए, रासायनिक हो गए, तीसरा आता है जैविक गुण। ये तीन ही तो गुण होते हैं मृदा के, या तीन कैटेगरी होते हैं। तो जैविक गुण की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। जो लाभकारी जीवाणु होते हैं, लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। जीवाणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी होती है वो बढ़ती है, क्योंकि देखो ये जो जैविक खाद होती है ये वास्तव में जीवाणुओं के लिए भोजन होती है। तो अगर उनको भोजन ज़्यादा मिलेगा तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी और उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। उसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो अच्छे से करते हैं। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम जो है वो सूक्ष्म जीव करते हैं। अब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता और उनकी संख्या बढ़ रही है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी बढ़ेगा। इसी तरह नाइट्रोजन की बात नहीं है, अन्य पोषक तत्व जो होते हैं उनकी भी उपलब्धता पौधों को बढ़ जाती है। और उसके अलावा अगर अपनी बात करें तो नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसी क्रियाएं भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ एक लाभ है। नेक्स्ट आता है अपने अंतर, किसमें किसमें, जैविक खाद और उर्वरक में। जैविक खाद और दूसरी तरफ इसमें आता है उर्वरक। ठीक है बच्चों, जैविक खाद एंड उर्वरक में अंतर। तो जैविक खाद ध्यान देना अपने घर में या खेत में बनाई जा सकती है, लेकिन जो उर्वरक होते हैं वो हमेशा कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रियों में। कहाँ बनते होते हैं, फैक्ट्रियों में। दूसरा अगर अपने देखें तो इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, सभी लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं इसके अंदर। वहीं अगर अपने बात करें उर्वरक में तो कोई एक या दो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व। अब जैविक खाद जो होते हैं उसमें पोषक तत्व तो सभी होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों की सांद्रता कम होती है। पोषक तत्वों की सांद्रता कम होती है, लेकिन उर्वरक जो होते हैं उनकी जो पोषक तत्वों की सांद्रता होती है वो अधिक होती है, अधिक सांद्रता होती है। अभी पोषक तत्व तो एक या कोई दो ही होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं उनकी सांद्रता क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो आता है कि ये जो जैविक खाद है, पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होने में 1 से 2 महीने का टाइम लगता है, महीने
का समय लगेगा पोषक तत्वों को पौधों को मिलने में, ये तुरंत मिल जाते हैं। ये क्या होते हैं? तुरंत मिल जाते हैं। अब अगर अपने बात करें तो जैविक खाद से देखो वातन अच्छा होता है, वातन यानी वायु संचार। और अगर अपने बात करें जो अपने उर्वरक है, तो उर्वरक से वातन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टा ये कम ही करते हैं, कोई प्रभाव नहीं। वहीं अगर अपने बात करें जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं, ये जल धारण जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं उसके अलावा अगर अपने कोई पॉइंट्स की बात करें तो वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं, अपने जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये हो गया अपने। नेक्स्ट आता है कि जैविक खाद के प्रयोग से जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वो संतुलित रहता है। क्या रहता है? संतुलित रहता है, इससे नहीं रहेगा, नहीं रहता संतुलित, ये कम ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो का जो जैविक खाद होती है उससे ताप नियंत्रित रहता है, ताप नियंत्रित रहता है, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। अगर जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो जल मांग कम होती है, जल मांग क्या होती है? कम होती है। लेकिन उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो जल मांग बढ़ती है, क्योंकि मैंने बताया था इनका प्रयोग करने से जल धारण क्षमता बढ़ती है। जल धारण क्षमता अगर बढ़ेगी तो जल मांग भी क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये जो पोषक जो अपने जैविक खाद होती है, जैविक खाद का प्रयोग करने से कोई भी नुकसान नहीं होता, ना ही तो फसलों को होता है, ना ही जो उन फसलों का सेवन करे उनको होते हैं, लेकिन उर्वरकों से कई बार नुकसान हो जाता है। और उसके बाद में जैविक खाद का मृदा पर कोई प्रभाव नहीं होता, मृदा पीएच संतुलित बनाए रखते हैं ये, लेकिन उर्वरक जो होते हैं नहीं बनाते संतुलित, ये या तो अम्लीय कर देंगे या क्या कर देंगे? क्षारीय। तो ये बच्चों कुछ एक अंतर थे किसमें? जैविक खाद और उर्वरक में। नेक्स्ट आते हैं अपने खाद के प्रकार, इसमें पहले आता है गोबर की खाद। क्या आता है? गोबर की खाद। तो गोबर की खाद जो होती है अपने को पता है किससे बनती है? गोबर से, मलमूत्र से, उससे ये जो है बनाई जाती है। और हमारे देश में ये जो है काफी प्राचीन काल से गोबर की खाद को बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि गोबर की खाद में जो होते हैं यूज क्या क्या होता है, तो ध्यान दो कि पशुओं का मलमूत्र हो गया, इसके अलावा जो भूसा होता है, चारा होता है, पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह होती हैं, सबको सड़ाकर जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है इसका कंपोजिशन भी, इसमें कौन से पोषक तत्व कितने प्रतिशत उपस्थित होते हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा इसके अंदर जो होती है, देखो बच्चों बुक में दे रखा है आपको 0.5 से 10%, और मेरे को लगता है ये 10 नहीं 1.0% होना चाहिए। वहीं बात करें अगर इसमें फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो इसमें होता है वो होता है लगभग 0.25 से 0.5%। वहीं बात करें अगर इसमें पोटास की, तो पोटास जो होता है वो होता है लगभग 0.5 से 1.0%। अभी नाइट्रोजन वाला ध्यान रखना, ये ऐसा भी हो सकता है कि 5 से 10% हो या 0.5 से 1.0, अपने ये लिख कर आएंगे, यही दिया हुआ है बुक में, ठीक है। क्योंकि कल को अगर कोई सिचुएशन आती है तो अपने बता सकते हैं कि भाई बुक में यही लिखा हुआ था, तो अपने यही लिख रहे हैं। अब गोबर की खाद बनाने की जो परंपरागत विधि है ना, गोबर खाद की परंपरागत विधि, उसमें कुछ कमियां हैं। परंपरागत विधि, परंपरागत विधि जो है उसमें जो है कुछ कमियां हैं। देखो क्या क्या है वो। पहला तो ये कि अपने को पता है कि परंपरागत विधि में क्या होता है कि उसमें अपने कोई स्पेशल जो है वो खड्डा वगैरह नहीं करते, सीधा ही ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हैं, जिसके कारण पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाती है? कम। पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाती है? कम। दूसरा क्या होता है कि परंपरागत विधि में जो खाद होती है वो पूरी तरह से सड़ती नहीं है, पूरी तरह से नहीं सड़ती। जब तक पूरी तरह से नहीं सड़ेगी
तब तक उस खाद का अपने प्रयोग करेंगे तो उसको अपने कह सकते हैं कि पूरा लाभ अपने को नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा आपने देखा होगा कि खाद जो होती है वो खुले मैदान में रखी होती है या खुले क्षेत्र में होती है, उसको ढककर नहीं रखते। तो क्या होता है, खुले क्षेत्र में रखने से क्या होता है कि जो उसके अंदर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया गैस के रूप में क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि उसके ऊपर लगातार पानी गिरता है, और पानी गिरने से क्या होता है कि उसके पोषक तत्व जो होते हैं वो नीचे भूमि में चले जाते हैं। इससे क्या कारण अपने ये कह सकते हैं कि कुछ एक कारण है जिसके कारण ये जो पोषक तत्व होते हैं जो जितने की होने चाहिए वो उतने नहीं हो पाते। अब देखना कि गोबर की खाद जो होती है वो बनाई कैसे जाती है। तो गोबर की खाद के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3। एक तो होता है गोबर, एक दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है मूत्र, और तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है बिछावन। ठीक है। अब गोबर की खाद में जो गोबर ले रहे होते हैं इसमें ध्यान ये रखना चाहिए अपने को कि गोबर जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना ना हो। इसी तरह मूत्र वगैरह में भी अपने को यही रखना है। भी मूत्र जो होता है मेनली यूरिया का सोर्स होता है, उसमें नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा रहती है। बिछावन के रूप में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो देखना। बिछावन के रूप में अपने जो होते हैं वो पौधे की पत्तियां जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं। जो भूसा होता है उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा जो अपने पेड़ पौधे की जो लकड़ियां वगैरह होती है या बुरादा वगैरह होता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फसल अवशेष जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई वो बात नहीं है कि अपने स्पेशल ये करना है। बिछावन के रूप में कोई भी अपने जो फार्म यार्ड जो वेस्ट होता है या क्रॉप का जो वेस्ट होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अपने अभी भी बात की कि गोबर, मूत्र और बिछावन जो होते हैं वो गोबर की खाद के मुख्य घटक होते हैं। अब गोबर में भी देखो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन होता है, इसी तरह जो मूत्र होता है उसमें भी नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास वगैरह जो होते हैं ये ठीक ठाक क्वांटिटी में होते हैं। अगर अपनी बात करें बिछावन में, तो बिछावन देखो मेनली जो है वो पत्तियां हो गया, भूसा हो गया, या फसलों के अवशेष वगैरह जो होते हैं उससे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करते हैं तो अब अपने गोबर की खाद बनाने की विधियाँ। गोबर की खाद जो बनाते हैं उसमें कौन कौन सी विधियाँ यूज होती है, तो पहला उसमें देखना ये होती है परंपरागत विधि। परंपरागत विधि, परंपरागत विधि या इसको अपन कह सकते हैं जो प्रचलित विधि है वो। दूसरी इसके अंदर जो आती है वो आती है संशोधित गड्ढा विधि। संशोधित गड्ढा विधि। और तीसरी इसके अंदर जो निकल कर आती है वो आती है ट्रेंच विधि। क्या आती है? ट्रेंच विधि। अब इन सब क्या होता है वो देखो। परंपरागत विधि तो मैंने जैसे बताया कि गोबर लिया इकट्ठा किया, एक दिन उसका ढेर बनाते हैं और थोड़े टाइम के बाद में लगभग 6 महीनों के बाद में उसको खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं भी। इसमें पोषक तत्वों में क्या हो जाता है, अपने हार्श हो जाता है, यानी पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ही क्या होता है कि इसमें जो खाद बनती है वो पूरी तरह से तैयार नहीं होती, मतलब एकदम अच्छे तरीके से बनती नहीं। उसमें से कुछ एक गोबर का हिस्सा होता है वो तो सड़ जाता है, कुछ एक हिस्सा जो होता है गोबर का पूरी तरह से नहीं सड़ता। तो कहीं ना कहीं वो इसमें क्या है, 2-4 कमियां रह जाती है। वहीं बात करें अगर संशोधित गड्ढा विधि, तो इसमें क्या होता है 3x2x1 मीटर, मतलब 3 मीटर लंबाई, ये क्या हो गई लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई, और 1 मीटर क्या होती है गहराई। इसका एक गड्ढा खोदते हैं। ठीक है। और उसमें जो है अगर अपने को ये लगे ना कि भाई अपने गोबर जो है वो ज़्यादा है, तो उसमें अपने क्या करना चाहिए, जो गड्ढों की संख्या है वो बढ़ा लेनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई और गहराई जो है वो ये रखनी चाहिए। और उसके बाद में क्या करना है कि ये जो गड्ढा होता है, अगर अपने आसपास रेतीली भूमि है तब तो अपने को पक्की दीवारें बनानी चाहिए। अगर चिकनी मिट्टी है तो पक्की दीवारें बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या करना है कि गड्ढा जो है वो एक ऊंचे स्थान पर हो ताकि वर्षा का पानी जो है उसके अंदर ना चला जाए। और दूसरा अगर छायादार हो तो क्या है और ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब क्या होता है कि सबसे पहले गड्ढे में, इसमें देखना सबसे पहले गड्ढे में 10 से 20 सेंटीमीटर जो है वो क्या डाला जाता है, बिछावन डाला जाता है। क्या डाला जाता है, बिछावन। बिछावन में वही चारा हो गया, पत्तियां हो गया, फसलों का अवशेष वगैरह हो गया वो डाल दिया। और उसके बाद में लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर,
कितना 75 से 100 सेंटीमीटर जो है वो गोबर और मल मूत्र डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों, ध्यान देना, गोबर व मूत्र, ये मिला दिया। अब उसके बाद में तीसरी परत जो होती है वो दोबारा किसकी आएगी, बिछावन की। फिर उसके ऊपर क्या आएगा, गोबर आएगा, फिर उसमें बिछावन आएगी, फिर उसमें गोबर आएगा, फिर उसमें बिछावन आएगी, फिर उसमें क्या आएगा, गोबर आएगा। और ये तब तक करते जाना है अपने को जब तक कि जो अपने भर रहे हैं ये गोबर, ये सतह से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर तक ना आ जाए। ऊपर तक भराई करनी है। एक गड्ढे की सतह जो भी होगी भूमि के समतल समतल से 50 सेंटीमीटर ऊपर तक भराई करनी है। और उसके बाद में ऊपर जो है मिट्टी डाल देनी है और इसको गोबर जो होता है या गारा जिसको अपने बोल सकते हैं, उससे क्या करते हैं, लीप देते हैं और बंद कर देते हैं। और उसके बाद में लगभग 5 से 6 महीनों में, टाइम कितना लेता है ये, 5 से 6 महीने में गोबर की खाद बनकर क्या हो जाती है, पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब इस गड्ढे की खास बात क्या है कि इसमें जो है पोषक तत्वों का ह्रास नहीं हो रहा और जो खाद बन रही है वो सारी एक जैसी बन रही है। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि बिछावन क्यों डाली जाती है, तो बिछावन बच्चों इसलिए डाल रहे हैं, अगर सारा ही गोबर डाल देंगे तो अपने को पता है कि खाद बनाने का काम करें सूक्ष्म जीवों को चाहिए ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जब तक अपने बिछावन नहीं डालेंगे तो बीच में खाली खाली जगह बढ़ेंगी नहीं, खाली जगह अगर नहीं बढ़ेगी तो गोबर की खाद भी अच्छे से नहीं बढ़ेगी। इसीलिए बिछावन डाली जाती है ताकि वायु का जो आवागमन है वो अच्छे से हो सके और जो सूक्ष्म जीव जो खाद बनाने का काम कर रहे हैं उनको अच्छे से वायु मिल सके। अगली आती है ट्रेंच विधि। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, ध्यान देना, ट्रेंच विधि। अब ट्रेंच विधि में क्या होता है वो देखो, ट्रेंच विधि में भी यही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का हिसाब है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो अलग अलग ली जाती है। इसमें देखना, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो माप होता है वो होता है 60 इंटू 1.5 इंटू 1, ये होता है भाई। 60 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई होती है। अब अगर अपने को ये लगे ना कि भाई गोबर की मात्रा ज़्यादा है तो अपने को ये करना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई तो अपने बढ़ा सकते हैं लेकिन गहराई नहीं बढ़ा सकते। अब इसमें क्या था कि इसमें तो गड्ढा थोड़ा छोटा था, अब इसमें गड्ढे की लंबाई इससे लगभग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें करते क्या है बेसिकली कि गड्ढे का आधा हिस्सा पहले बढ़ते हैं, आधा हिस्सा बाद में बढ़ते हैं। अब होता क्या है इसमें कि मान लो पहले इस वाले हिस्से में जो है अपने जो गोबर वगैरह है वो डाल रहे हैं, जब ये गड्ढा पूरा भर जाएगा तब इसको तो बंद कर देंगे और इसमें जो है अपने गोबर डालना क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। अब जैसे ही ये गोबर जो है वो इधर वाला गड्ढा पूरा भरेगा, इसमें खाद क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और जब तैयार होगी तो इसको तो निकाल लेंगे, तब तक ये वाला भर जाएगा। इसमें फिर दोबारा जो है वो खाद डाल देंगे अपन, देखना इसमें, इसको अपने अगर थोड़ा अलग कलर से शो करें, ये वाला जैसे, हाँ। तो पहले मान लो कि पीला वाला गड्ढा भर गया। अब गड्ढा भर गया तो उसको माटी से या मिट्टी जो होती है या जो गोबर वगैरह होता है उससे लीप कर जो है वो बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो इधर व्हाइट वाला जो खड्डा है ये खाली पड़ा हुआ है, अब इसमें जो है वो खाद डालना जो है वो, या अपने कह सकते हैं गोबर वगैरह डालना इसमें शुरू कर देंगे। लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे, तब तक इधर जो है पहले जिसमें डाली थी वो खाद बनकर क्या हो जाएगी, तैयार। अब इधर वाले में डालना बंद कर देंगे और इधर वाले से क्या करेंगे, सारी खाद निकाल लेंगे और दोबारा इसको बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। और तरीका इसमें भी यही है, पहले बिछावन डालेंगे, इसमें बिछावन डालकर उसके बाद में गोबर वगैरह डालेंगे और फिर ये करते जाएंगे कब तक कि जब तक ये लगभग आधा मीटर ऊंचा ना हो जाए, धरती की सतह से आधा मीटर ऊंचा ना हो जाए। आधा मीटर ऊंचाई तक जो है वो इसको भरेंगे और उसके बाद में ऊपर मिट्टी डालकर और उससे लिपाई कर देंगे और फिर दूसरे वाले गड्ढे में भरना स्टार्ट कर देंगे। दूसरे वाला गड्ढा भरने में लगभग जितना टाइम लेगा उतने में पहले गड्ढे से क्या हो जाएगी, खाद तैयार हो जाएगी। तो इससे होता क्या है कि गड्ढा तो एक ही होता है लेकिन उससे पूरे साल खाद मिलती रहती है। अब इसमें ये ध्यान देना कि इसमें जो खाद तैयार होती है वो हो जाती है लगभग 3 महीने में। कितना टाइम लेता है ये, 3 महीने का टाइम ये लेता है। ध्यान देना बच्चों, कितना टाइम लेता है ये, इस विधि से खाद तैयार होने में 3 महीने लगते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट अपने आता है कि गोबर की खाद की पहचान क्या होगी। भी गोबर की खाद की, सड़ी हुई गोबर की खाद की पहचान, सड़ी हुई इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, सड़ी हुई गोबर की खाद की पहचान क्या होगी, गोबर खाद की पहचान
तो क्या होगी पहचान, वो देखो भाई सड़ी हुई गोबर की खाद की पहचान क्या होती है। पहली बात तो ये कि इसमें कोई दुर्गंध नहीं होती, कोई दुर्गंध नहीं होती, एक नंबर। दूसरा, इसमें ये भुरभुरी होती है, क्या होती है, भुरभुरी होती है। तीसरा अगर अपने बात करें तो इसका रंग जो होता है हल्का भूरा रंग होता है, हल्का भूरा रंग होता है। और उसके अलावा अगर अपनी बात करें तो जो पूरी तरह से तैयार खाद होती है ना, उसके अंदर कोई भी घटक जो है वो अलग से दिखाई नहीं पड़ता। कहने का मतलब सारी खाद जो होती है वो बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है, यानी कि कोई घटक अलग दिखाई नहीं देता, कोई घटक अलग दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब देखो, जब अपने खाद बना रहे हैं तो उसमें अपने बिछावन भी मिला रहे हैं, उसमें अपने गोबर मिला रहे हैं, लेकिन जब पूरी तरह से तैयार खाद होगी उसमें ना ही तो बिछावन अलग दिखेगी ना ही गोबर अलग दिखेगा, सारा जो खाद है वो एक जैसा दिखेगा। तो ये चार गुण है सड़ी हुई गोबर की खाद के, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है अपने गोबर की खाद के उपयोग। तो गोबर की खाद के उपयोग जो है वो अलग अलग है। देखो 10 से 15 टन जो होता है वो किसी फसल में यूज़ करना चाहिए, लेकिन वहीं अगर सब्जियों वाली फसल है तो वहाँ पर मात्रा ज़्यादा यूज़ होगी, कितनी, 20 से 25 टन। ये कहाँ पर होगी, सब्जियां जहाँ पर है, और ये नॉर्मल जो फसल होती है उसके अंदर यूज होती है। और बुआई से 3-4 सप्ताह पहले यूज करना है अपने को, क्योंकि अपने थोड़ी देर पहले ही किया था कि ये जो खाद होती है इससे पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज खाद डाली और कल जो पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो बुआई से पहले अपने इसको यूज करना पड़ेगा, ताकि 3-4 महीने 3-4 सप्ताह में ये खाद पूरी तरह से घुलकर इसके पोषक तत्व जो मिट्टी में मिल जाए, ताकि बाद में ये पौधों को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो इसमें मिलाने का तरीका बहुत सिंपल है। खाद ली, उसको पूरे खेत में जो है वो छिड़क देते हैं, उसके बाद में मिट्टी के अंदर मिक्स करके क्या लगा देते हैं, पानी लगा देते हैं। और ऐसा ना हो कि खाद जो है वो छिड़क दी और उसको काफ़ी समय तक खुला पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर खाद में से जो नाइट्रोजन वगैरह है वो क्या होगी, गायब हो जाएगी, या नाइट्रोजन जो है वातावरण में चली जाएगी। तो ये थी प्रयोग विधि, प्रयोग कैसे करना है। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है कंपोस्ट। क्या आता है बच्चों, कंपोस्ट। हो सकता है आपने नाम सुना हो। कंपोस्ट भी एक क्या होती है, एक जैव रासायनिक खाद होती है। अब कंपोस्ट बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। शहरों में भी लोग कंपोस्ट बनाते हैं, और जो खेत वगैरह होते हैं वहां पर भी कंपोस्ट बनाते हैं। तो कंपोस्ट मतलब होता है भी कोई भी वेस्ट मटेरियल उसको सड़ाकर खाद बना रहे हैं बस। अब कंपोस्ट में ये होता है भी उसमें फल सब्जियां वगैरह सड़े गड़े वो चीज़ें भी आ जाती है, कोई रात की अगर बची हुई सब्जी वगैरह है वो भी अगर अपन इकट्ठी करके कंपोस्ट बनाए उससे तो बन सकती है। तो कंपोस्ट पहले तो मैंने बताया जैसे फार्म हाउस से तैयार होता है, उसमें खरपतवार हो गया, फसल अवशेष, पशुओं का जो अपने मल मूत्र होता है वो हो गया, या पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह होती है वो काम आ सकती है। ये तो है जब अपने खेत में बनाते हैं। दूसरा आता है शहर और कस्बे, उसमें भी यही है कि शहर का मल मूत्र हो गया और उसका जो कचरा वगैरह हो गया वो सारे मिलाकर जो है कंपोस्ट बनाया जाता है। और कंपोस्ट जो है वो मेनली कितने प्रकार के विधियों से बनाया जाता है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी है, एक तो इंदौर विधि है, क्या है, इंदौर विधि। दूसरी अगर अपने बात करें तो वो है बेंगलोर विधि, क्या है, बेंगलोर विधि। और तीसरी अगर अपने बात करें तो वो क्या है, नाडेप विधि। और अपने जो सिलेबस में है वो कौन सी है, नाडेप विधि। ध्यान ये रखना कि कंपोस्ट बनाने की विधियां 3 होती है, इंदौर, बेंगलोर और नाडेप। अब अपने बात करते हैं नाडेप। हालांकि पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है नाडेप से, तो चांसेस कम है इस बात के कि आए, लेकिन अपने पूरी तरह से इसको रूल आउट नहीं कर सकते भी आएंगे ही। नाडेप विधि से जो अपने को कंपोस्ट बनाना है उसमें क्या होता है कि अपने को मिट्टी भी चाहिए होती है, मलमूत्र वगैरह भी चाहिए होता है, और भरावन भी चाहिए होती है, भरावन या बिछावन जिसको बोल सकते हो आप, बिछावन सॉरी, बिछावन चाहिए होगी। अच्छा, नाडेप की विधि जो है वो एक महाराष्ट्र में नाडेप काका करके थे, उनके नाम से ये विकसित हुई है, यानी उन्हीं ने ये तरीका जो है वो विकसित किया था, इसीलिए इसे नाडेप कंपोस्ट कहा जाता है। उस जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना। अब इसमें चाहिए क्या वो देख लो बच्चों।
सबसे पहले अपने को चाहिए यहाँ पर बिछावन। बिछावन कह लो या आप ये कह सकते हो खेत का अपशिष्ट जो होता है, खेत अपशिष्ट। अब खेत अपशिष्ट में सारी चीज़ें, फसल अवशेष हो गया, जो अपने पत्तियां वगैरह हो गई, या उसके अलावा कोई अगर अपने दलहनी फसल लगा रहे हैं तो उसके जो पीछे पौधे वगैरह रह जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। और वो चाहिए कितना, लगभग 1400 से 1500 क्विंटल। 1400 से 1500 किलो, मतलब लगभग 14 से 15 क्विंटल। ठीक है। दूसरा अगर इसके अंदर अपने बात करें तो वो चाहिए पशुओं का गोबर। इसमें गोबर थोड़ा कम यूज होता है। गोबर कितना होता है, लगभग 90 से 100 किलो। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो साफ सूखी छनी हुई मृदा। एक तो साफ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए और छनी हुई होनी चाहिए, मतलब बड़े बड़े पीस उसमें नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बारीक मृदा अपने को चाहिए। ये कितनी चाहिए, ये भी जितना गोबर होता है उससे, सॉरी बिछावन जो होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लगभग 1750 किलोग्राम। और सबसे लास्ट में चाहिए पानी। वो तो उसकी देखो मात्रा फिक्स नहीं होती, वो अपने को छिड़काव थोड़ा बहुत करते रहना होता है। अब इस विधि से कंपोस्ट तैयार होने में जो टाइम लगता है, ध्यान देना, वो लगता है लगभग कितना, 90 से 120 दिन। 90 से 120 दिन, मतलब लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे इसमें। और इस विधि से तैयार कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है बच्चों, ध्यान देना कि नाटेप विधि से जो कंपोस्ट तैयार होता है उसमें नाइट्रोजन होता है 0.5 से 1.5%। वहीं अगर अपने बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस होता है लगभग 0.5 से 0.9%। और वहीं अगर अपने बात करें पोटास की, तो पोटास इसमें जो होता है वो होता है लगभग 1.2 से 1.4%। ये इसका संगठन है। संगठन में थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि नाडेप विधि बनाई कैसे जाती है। नाडेप विधि से खाद बनाई कैसे जाती है, उससे पहले अपने बनाते हैं नाडेप टैंक। नाडेप टैंक इसका एक स्पेसिफिक टैंक होता है। अब ये बनता कैसे, बहुत सिंपल है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो पौधे जब लगाते हैं तो वो गमले बनाए जो जाते हैं, जिसमें बीच बीच में जगह छोड़ जाती है, उस तरह का कुछ एक तरीका इसका होता है। अब ये जो है वो, पहली बात ये कि नाडेप टैंक जो होता है वो पक्की ईंट से बनाया जाता है, ज़्यादातर किस ईंट से बनाया जाता है, पक्की ईंट से। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो देखो कितनी होती है, ये होती है 10 × 6 × 3 फीट, मतलब 10 फीट लंबाई, 10 फीट क्या होती है लंबाई, 6 फीट चौड़ाई और 3 फीट जो है ऊंचाई रखते हैं। और जो दीवार की मोटाई है, मोटाई जो होती है दीवार की वो कितनी रखी जाती है, 9 इंच। कितनी रखी जाती है, 9 इंच। और ईंट की जुड़ाई देखना बच्चों इस तरह से करते हैं कि जैसे मान लो ये एक लेयर लगा दी, ये दूसरी लेयर लगा दी। अब तीसरी लेयर जब लगाएंगे, जैसे मान लो कि ये होगी इस तरह से, ये मान लो पहली लेयर होगी, ये दूसरी लेयर होगी इस तरह से, इस तरह से। तो तीसरी लेयर जो आएगी वो इस तरह से आएगी, 1 ईंट, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। कहने का मतलब कि पहली दो जो परतें होंगी वो तो सीधी आएंगी, तीसरी परत में जो ईंटें रखी जाएगी उन दो ईंटों के बीच में लगभग 7 इंच का स्थान छोड़ेंगे, खाली जगह छोड़ेंगे कितनी, 7 इंच की। और यही प्रोसेस फिर दोबारा रिपीट होगा भी, एक एक जो है वो परत इस तरह से आगे, फिर दो परतें नॉर्मल परतों की तरह, फिर तीसरी परत में क्या होगा कि दो ईंटों के बीच में 7-7 इंच की जगह छोड़ी जाएगी। और ये जो है वो अपने को क्रम करते रहना। और सबसे ऊपरी परत जो होती है, सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको सीमेंट से मजबूती देते हैं, सीमेंट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं। तो इसलिए करते हैं ऐसा क्या कि ताकि जो ऊपर वाली परत है वो मजबूत रहे, नीचे वाली परतों की जो चिनाई है वो अपने जो नॉर्मल मिट्टी या जो गारा जो होता है उससे भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो तीसरी परत में जगह छोड़नी, बीच बीच में 7-7 इंच की, एक छठी परत में, एक नौवीं परत में, एक 12वीं परत में, इस तरह से अपने को परतों के बीच बीच में जगह छोड़ते जाना है। ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि ये जो छिद्र आया है यहाँ पर, ये देखो
ये इसमें ये जो छितर आया है ये आगे ना आए, ये चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है। देखो अपने इसमें साइड में बना ही लेते हैं ये वाला, ये इस तरह से। तो ये जो दीवार है वो ये कुछ इस तरह से बनेगी कि ये पहली परत, ये दूसरी, ये तीसरी, ये फिर चौथी, ये पांचवी और ये छठी। तो इस तरह से ये जो है अपने को चिनाई इसकी करनी है। नेक्स्ट इसमें आता है कि ये जो टैंक होता है इसकी भराई कैसे की जाती है। नेक्स्ट क्या आता है, नाडेप टैंक की भराई। नाडेप टैंक की भराई जो है वो कैसे की जाएगी, वो देखो। पहली बात तो ये कि इसकी भराई जो है लगभग 48 घंटे में पूरी कर लेनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने 5-7 दिन लगा रहे हैं भराई में। और जो टैंक के अंदर वाली जो दीवार है उसके ऊपर गोबर से जो गारा अपने लीपते थे कच्चे घरों में, उस तरह से लीप देना है। और नीचे की दीवार जो है उसमें भी इस तरह से भी पक्की होनी चाहिए ताकि जो पोषक तत्व है वो नीचे ना जाए। अब इसमें देखना कि पहली परत जो आएगी, प्रथम परत ये बिछावन की आएगी। इसकी आएगी बिछावन की। बिछावन में वही जो पत्ते पत्तियां वगैरह जो होते हैं या पेड़ पौधों के डंठल वगैरह हो गए या फसल अवशेष वगैरह हो गए, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। और कितना लेते हैं, लगभग इसमें 6 इंच मोटाई हो। और बाहर जो इसमें आएगा वो लगभग कितना आ जाएगा, 100 किलोग्राम। फिर आती है दूसरी परत। कौन सी आती है, दूसरी परत। इसमें क्या आएगा, गोबर व मूत्र की सलरी। मूत्र की सलरी आएगी, इसको लेई भी बोला जाता है। अभी होती क्या है वास्तव में कि 4 से 5 किलो गोबर लेंगे अपन, 4 से 5 केजी गोबर प्लस इसके अंदर क्या मिलाएंगे, 125 से 150 लीटर पानी। क्या मिला दिया, पानी। इससे क्या बन जाएगी, जो गोबर होता है उसकी सलरी बन जाएगी, सिंपल। ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो देखो क्या आता है बच्चों, तीसरी परत। तीसरी परत देखो अपने 3 घटक कौन कौन से लिए थे। पहला घटक था इसमें बिछावन, वो मिला दिए अपने। दूसरा जो इसमें घटक था वो था इसके अंदर जो अपने गोबर था, वो मिला दिया। तो तीसरी परत जो आएगी वो किसकी आएगी, साफ सूखी छनी हुई मृदा की। अब ये कितनी मिलाते हैं, लगभग 50 से 60 किलो, 50 से 60 केजी ये मिलाई जाती है। ठीक है। तो और यही क्रम जो अपने को बार बार करना है। अब जैसे मान लो तीसरी परत मिला दी मृदा की, फिर बिछावन, फिर गोबर और मूत्र की सलरी या लेही जिसको बोलते हैं, फिर मृदा, फिर बिछावन, फिर गोबर, फिर मृदा, इस तरह से ये चलते जाएगा। और उसके बाद में जब 1.5 फीट ऊपर तक आ जाए, 1.5 फीट ऊपर तक भरना है, 1.5 फीट ऊपर तक भर दिया। 1.5 फीट तक ऊपर भरने के बाद में इसमें क्या करना है, लगभग 3 इंच मोटी, 3 इंच मोटी जो है मिट्टी की परत लगा देंगे। क्या करेंगे, मिट्टी की परत लगा देंगे। मिट्टी की परत लगा दी और उसके बाद में इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और ऊपर जो है वो गोबर से इसकी क्या कर देंगे, लिपाई कर देंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि अपने जो बिछावन का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा किया हुआ है नॉर्मल खादों की तुलना में, तो ये क्या होता है थोड़े टाइम के बाद में जो टैंक जो होता है थोड़ा नीचे बैठ जाता है। तो फिर इसमें क्या आता है, दूसरी भराई आती है। क्या आती है, दूसरी भराई, क्योंकि इसमें बिछावन का प्रयोग अपने ज़्यादा कर रखा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही फिर दोबारा सबसे पहले क्या आएगा, बिछावन। बिछावन के बाद में क्या आएगा, गोबर की सलरी होगी, गोबर की सलरी होगी। और तीसरा फिर क्या आएगा, मिट्टी आएगी। और आगे मिट्टी भर दिया ऊपर तक दोबारा, और फिर उसके बाद में दोबारा इसके ऊपर मिट्टी लगा के और गोबर से इसको क्या कर देंगे, लीप देते हैं। और इस विधि से खाद तैयार होने में लगभग आप ध्यान देना कि 3 से 4 महीने लगते हैं। कितना टाइम लगता है, 3 से 4 महीनों का समय लगता है। और एक टैंक जितना उसने की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताई हुई है, जो कि कितनी बताई थी, लगभग 10 6 3 10 इंटू 6 इंटू 3 फीट। तो अगर वो उतना टैंक अपने ले रहे हैं तो लगभग 160 से
175 घन फीट खाद जो है अपने को क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब प्रयोग विधि इसमें भी वही है कि नॉर्मल सब्जियों में 10 से 15 टन, और जो फसलें जो होती है सब्जियों वाली उसमें 20 से 25 टन, और बुआई से 3-4 सप्ताह पूर्व किसको मिलाना चाहिए। जो यूज करने का मेथड है वो वही है जो गोबर की खाद में था। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने वर्मी कंपोस्ट। क्या आता है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ध्यान रखना किससे बनता है, केंचुओं से बनता है। किससे बनता है, केंचुओं से, सीधी सी बात। अब वर्मी कंपोस्ट से पहले अपने को थोड़ा बहुत जो है वो टर्म्स होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। पहला इसके अंदर आता है वर्मी कल्चर। क्या आता है, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है वास्तव में, केंचुओं का प्रजनन एवं रख रखाव। क्या होता है, केंचुओं का प्रजनन व रख रखाव, प्रजनन करवाना और उसका रख रखाव करना, या इसको अपने ये भी कह सकते हैं संवर्धन करना। ठीक है, वर्मी कल्चर ये हो गया। दूसरा आता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग। अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, केंचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार करना क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्टिंग। और थोड़ी और परिभाषा देखें तो भी क्या होता है कि केंचुए जो होते हैं वो गोबर और मलमूत्र वगैरह जो अपशिष्ट होते हैं उसको खाते हैं। वो उनके पाचन तंत्र से होते हुए बाहर उनके शरीर से बाहर निकलता है छोटी छोटी गोलियों के रूप में, जिसको क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। और ये जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, केंचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार करना। केंचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार करना। वर्मी कंपोस्ट तैयार करना। ठीक है। तीसरा आता है वर्मी कंजर्वेशन। तीसरा इसके अंदर जो आता है वो क्या आता है, वर्मी कंजर्वेशन। वर्मी कंजर्वेशन का अर्थ होता है केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग करना। केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग करना। वर्मी कंपोस्ट से अलग करना। केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग करना क्या कहलाता है, वर्मी कंजर्वेशन। और लास्ट में इसमें जो आता है वो आता है वर्मी कास्ट। वर्मी कास्ट वास्तव में होता है कोकून प्लस केंचुओं के अंडे, केंचुओं के अंडे प्लस इसके अंदर आता है अपने गैर पचा हुआ पदार्थ। गैर पचा हुआ पदार्थ। तो वास्तव में होता है क्या है ना, केंचुए जब वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं तो साथ साथ में वो अंडे भी दे रहे होते हैं, और उससे कोकून वगैरह जो होते हैं वो भी उसमें उपस्थित होते हैं। और सारा का सारा जो अपने अपशिष्ट पदार्थ डाल रहे हैं वो सारा का सारा अवशिष्ट तो होता नहीं है, या सारा का सारा जो है वो अपघटित नहीं होता, तो जो रह जाता है पीछे उसमें जो केंचुए भी होते हैं, केंचुओं के अंडे भी होते हैं, कोकून्स वगैरह भी होते हैं, उन सारों को मिलाकर ही क्या बोलते हैं, वर्मी कास्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अपनी बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट जो खाद है इसमें पोषक तत्व वगैरह जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो ध्यान देना, नाइट्रोजन जो इसमें होता है, जो अपने वर्मी कंपोस्ट होता है उसके अंदर अगर अपने बात करें नाइट्रोजन की, तो वो होता है लगभग 1.75 से 2.5। अब तक अपने जो भी मतलब कंपोस्ट की है या गोबरी खाद की, उन सभी में से सबसे ज़्यादा होता है इसमें पोषक तत्व। नाइट्रोजन की बाद में अगर अपनी बात करें फास्फोरस की, तो इसमें फास्फोरस जो होता है वो होता है लगभग 1.5 से 1.8%। और तीसरा अगर अपनी बात करें पोटास यानी
पोटेशियम की, तो पोटेशियम की जो मात्रा इसमें होती है वो होती है लगभग 1 से 1.5%, 1 से 1.5% होता है, ठीक है। और एक और बात ध्यान देना कि कंपोस्ट में जो होते हैं वो 8 गुना एक्टिनोमाइसिटीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक्टिनोमाइसिटीज। अब एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक्टिनोमाइसिटीज जो सेलुलोज वगैरह जो होते हैं, जो कि लिग्निन हो गए, इनको भी तोड़ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं अन्य सूक्ष्म जीवों की तुलना में अपघटित करने के लिए। और गोबर खाद में जितना एक्टिनोमाइसिटीज होता है उससे 8 गुना एक्टिनोमाइसिटीज किसमें होता है? केंचुओं की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट में। और आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो जब सीजन की पहली बारिश आ रही होती है या मिट्टी पर जब गर्म मिट्टी पर जब पानी डालते हैं तो उसमें से जो सुगंध आती है वो किसके कारण होती है? एक्टिनोमाइसिटीज के कारण होती है। इसके अलावा इसमें कई सारे एंटीबायोटिक वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें केंचुओं के प्रकार। केंचुओं के प्रकार। तो केंचुए ध्यान देना बच्चों कि हाल फिलहाल जो है वो 3 कैटेगरी जो है अपने सिलेबस में दे रखी है। वैसे तो केंचुओं की काफ़ी ज़्यादा प्रजातियां वगैरह होती है, लगभग 2500 से 3000 प्रजातियां हैं, और उसमें से भी लगभग 350 प्रजातियां जो है वो भारत में है। 350 कहाँ पर है? भारत में है, लेकिन सारी उसमें जो है वो अपने कह सकते हैं कि अपने काम की नहीं होती है। जो कृषि में जो उपयोगी है, कृषि उपयोगी, कृषि उपयोगी जो प्रजातियां हैं वो कितनी हैं? लगभग 293, ठीक है। अब 3 कैटेगरी है, एक तो है एपिजिक। क्या है? एपिजिक। दूसरी है इंडोजिक। क्या है? इंडोजिक। और तीसरी है इसमें डायोजिक। क्या है? डायोजिक। एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक। सबसे पहले बात करें अगर एपिजिक की, तो एपिजिक जो होते हैं वो 1 मीटर गहरा खड्डा खोद सकते हैं। पहली बात तो कितना? 1 मीटर गहरा खड्डा खोद सकते हैं। और ये जो होते हैं कृषि अपशिष्ट को खाते हैं, कृषि अपशिष्ट को खाते हैं। कृषि अपशिष्ट में गोबर, मलमूत्र वगैरह, बिछावन वगैरह जो होते हैं वो सारे आ जाते हैं। और ध्यान रखना कि कृषि अपशिष्ट को ज़्यादा खाते हैं और मिट्टी को क्या खाते हैं? कम खाते हैं, इसलिए ये कम गहराई तक भी जा रहे हैं। और इसीलिए जो खाद बनाने में जो केंचुए प्रयोग होते हैं वो एपीजी कैटेगरी के ही होते हैं। अब इसके कुछ एक जो है वो नाम्स हैं जो अपने को ध्यान रखना चाहिए। पहला है पेरेनिप्स आर्वोसिकोली। इसके कुछ एक नाम है वो अपने को ध्यान रखना चाहिए। एक तो है पेरेनिप्स आर्वासिकोली, आर्वासिकोली, आर्वोसिकोली, आर्वोसिकोली। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है, अपने ध्यान रखना, फेरेटिमा इलोंगेटा। फेरेटिमा इलोंगेटा। फेरेटिमा इलोंगेटा। और तीसरा इसमें जो आता है वो आता है आइसिनिया फोइटिडा। क्या आता है? आइसिनिया फोइटिडा। ये 3 इसके जो है वो प्रजाति में 3 केंचुओं की क्या है? किस्में हैं। दूसरा इसमें आता है इंडोजिक। इंडोजिक जो होते हैं ये लगभग 3 मीटर से ज़्यादा गहरी सुरंग बनाते हैं। कितनी? 3 मीटर से ज़्यादा गहरी सुरंग बनाते हैं। इसीलिए इसका प्रयोग जो है केंचुओं की खाद बनाने में नहीं किया जाता। तो फिर इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका प्रयोग करते हैं जल निकासी, जल निकास में उपयोग। जहाँ पर अपने को ये होता है ना कि भाई सेम वगैरह आ गई है, या ये कहें कि जहाँ पर जल निकास की ज़रूरत है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। अब देखो ये 3 मीटर गहराई तक जा रहे हैं और अपने को पता है कि 3 मीटर तक जो है वो कृषि अवशिष्ट वगैरह जो है वो नहीं होते, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना, मिट्टी को ज़्यादा खाते हैं। मिट्टी क्या खाते हैं? ज़्यादा खाते हैं। मिट्टी ज़्यादा खाते हैं और जो कृषि अवशिष्ट होते हैं वो कम खाते हैं। तीस और अगला आता है डायोजिक। डायोजिक अपने कह सकते हैं इन दोनों के मिड में से आता है। इसकी जो लेंथ होती है, जहाँ तक ये जा सकता है, ये होती है लगभग 1 से 3 मीटर। कितनी होती है? 1 से 3 मीटर रहती है। और इसके बारे में इतना ही बताया। और ये जो है वो मिला जुला सा होता है। ये कृषि अवशिष्ट और मिट्टी जो होती है वो लगभग सेम सी खा रहे होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है केंचुओं के बारे में कुछ एक और बातें, जैसे कि राजस्थान में जो केंचुए की प्रजाति पाई जाती है राजस्थान में, वो है आइसिनिया फोएटिडा। कौन सी है? आइसिनिया फोएटिडा। पहली बात, कौन सी प्रजाति पाई जाती है? आइसिनिया फोएटिडा। और उसके अलावा ध्यान रखना कि इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 3 से 4 इंच। लंबाई कितनी होती है इनकी? 3 से 4 इंच। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो वजन जो होता है इनका, वजन वो होता है लगभग आधा ग्राम, यानी 0.5 ग्राम। और रंग जो होता है इनका क्या होता है? लाल। क्या रंग होता है इनका? लाल रंग होता है। इसमें मैंने जैसे कि बताया कि पहले भी कि ये कृषि अवशिष्ट ज़्यादा खाते हैं, तो ध्यान रखना 10% तो ये क्या खाते हैं? मिट्टी। 10% क्या खाते हैं? मिट्टी। और 90% जो है ये क्या खाते हैं? कृषि अवशिष्ट खाते हैं। कृषि अवशेष या अवशिष्ट जो होते हैं वो खाते हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करें ना यहाँ पे, तो केंचुए जो होते हैं वो लगभग 4 सप्ताह में प्रजनन के लिए वयस्क हो जाते हैं। और एक नॉर्मल केंचुआ जो होता है 1 सप्ताह में लगभग अगर अपने बात करें तो 2 से 3 कोकून देता है। 4 नहीं 3, 2 से 3 क्या देता है? कोकून। और एक कोकून जो होता है, एक कोकून से अगर अपने बात करें तो लगभग 3 से 4 अंडे आते हैं। 3 से 4 अंडे आते हैं। एक कोकून से क्या होता है? 3 से 4 अंडे। इस तरह से केंचुआ जो होता है वो 6 माह में लगभग 250 केंचुओं को जन्म दे सकता है। ठीक है, ये कुछ एक बारे में इसके एक्स्ट्रा जानकारियाँ थी। नेक्स्ट इसमें आता है वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। विधि क्या है वर्मी कंपोस्ट बनाने की? वो देखो भाई, विधि वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि क्या है। तो इसमें देखना कि विधि सबसे पहले कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अपने को छायादार जगह चाहिए। क्या होनी चाहिए? छायादार व ऊंची जगह। ऊंची मैंने बताया पहले भी, अगर नीची होगी तो वहाँ हो सकता है कि वर्षा का पानी भर जाए। तो ऊंची जगह होनी चाहिए और छायादार होनी चाहिए, क्योंकि केंचुए जो होते हैं वो अंधेरे में ज़्यादा क्रियाशील होते हैं प्रकाश के मुकाबले। जितना ज़्यादा अंधेरा होगा केंचुओं की क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। और तापमान जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और नमी जो है वो लगभग कितनी होनी चाहिए? 30%। ठीक है, नमी कितनी? 30%। और इसमें क्यारियां बनाते हैं। और क्यारियां जो होती है, लंबाई जो होती है क्यारी की लंबाई, क्यारियों की जो लंबाई होती है वो हो सकती है 40 से 50 फीट। और जो चौड़ाई होगी वो ज़्यादा नहीं रखती। उसका कारण ये कि चौड़ाई अगर ज़्यादा होगी तो खाद जब इकट्ठी करेंगे तो उस टाइम समस्या आती है। इसलिए चौड़ाई जो है वो क्या रखी जाती है? कम। कितनी? 3 से 4 फीट जो है वो क्या रखी जाती है? चौड़ाई रखी जाती है। और क्यारियाँ जो है वो सिंपल सी बात है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले देखो भराई कैसे की जाती है, मतलब भराई कैसे होगी जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो है बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो है अपने को 3 इंच मोटाई जो है वो 3 इंच जो है वो किसका मिलाना है? बिछावन का। किसका मिलाना है? 3 इंच बिछावन मिला दी। और उसके बाद में
नेक्स्ट उसमें मिलाना है पानी, फिर उसमें क्या है, पानी का छिड़काव करना है ताकि थोड़ी क्या आ जाए, नमी हो जाए। नेक्स्ट उसके अंदर जो अपने को करना है वो करना है 2 इंच कम जो गोबर की बिछाई होती है, 2 इंच जो होता है वो गोबर आएगा इसमें, 2 इंच क्या हो गया, गोबर। और इस पर भी क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे क्योंकि नमी जरूरी है। और फिर उसके ऊपर तीसरी परत क्या आएगी, वर्मी कास्ट की, क्या आएगी, वर्मी कास्ट। वर्मी कास्ट वही जिसमें केंचुए और कोकून होते हैं, केंचुए प्लस कोकून होते हैं, वर्मी कास्ट वही होता है। ठीक है, ये अपने मिला दिया। और यही चीज़ अपने को क्या करनी है, बार बार रिपीट करनी है, कब तक, जब तक कि कुल ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाए, 1.5 फीट। ऊंचाई कितनी हो जाए, 1.5 फीट, यानी 1.5 फीट। और ये इतना कर दिया। और लास्ट में क्या करना है कि ये जो अपने बनाई है क्यारियाँ, इसमें ये जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाला है, इसके बाद में इसकी एक डेयरी सी बन जाएगी। इस डेयरी को अपने को जो है वो ढक देना है, ढकना है किससे, जो अपने टाट होती है या बोरी जिसको बोल सकते हो आप, उससे ढक दिया जाता है इसको। और टाट या बोरी अगर नहीं है तो इस पर घास फूस वगैरह भी आप डाल सकते हो, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो केंचुए की खाद बनती है ना, वो कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाती है, 60 दिनों में। केंचुए की खाद बनने में कितना टाइम लगता है बच्चों, ध्यान देना, 60 दिन। 60 दिनों में केंचुए खाद बनकर तैयार हो जाएगी। फिर क्या करते हैं, पानी डालना बंद कर देते हैं इसमें, पानी डालना बंद कर देते हैं, क्योंकि ध्यान देना कि ये जो केंचुए वाली खाद है इस पर लगातार जो है अपने को पानी स्प्रिंकल करना होता है, अदरवाइज केंचुए काम नहीं करेंगे। तो पानी डालना बंद कर दिया। पानी डालना बंद करने से क्या होता है कि केंचुए जो होते हैं ऊपरी सतह से नीचे वाली सतहों में चले जाते हैं, जिस कारण ऊपर से आसानी से अपने खाद अलग कर लेंगे, और नीचे वही अब केंचुए क्योंकि नीचे चले गए, अब वो नीचे वाले जो खाद हो गई, केंचुए हो गए, कोकून वगैरह, उनको इकट्ठा करते हैं, और अगली बार जब खाद बनानी होगी दोबारा उनको क्या करेंगे, उसके अंदर डाल दिया जाएगा। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि केंचुए वाली जो खाद होती है उसमें पानी डालना बंद क्यों कर देते हैं, क्योंकि जब पानी डालना बंद करेंगे तो ऊपर नमी कम कम होगी, नीचे नमी क्या होगी, ज़्यादा, जिसके कारण क्या होंगे, केंचुए नीचे की तरफ चले जाएंगे और ऊपर से खाद को क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वर्मी कंपोस्ट के लाभ। तो जितने अपने जैविक उर्वरक के या जैविक खाद के गुण किए थे वो सारे इसमें लिख देना। एक इसमें पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर देना कि जो इसमें एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा होती है वो गोबर की खाद की तुलना में कितने गुना होती है, 8 गुना। तो यहाँ पर ये भी लिखना है वर्मी कंपोस्ट के लाभ। वर्मी कंपोस्ट के लाभ, तो वर्मी कंपोस्ट के लाभ देखो बहुत सारे हैं कि मृदा की संरचना में सुधार होता है, मृदा की संरचना दानेदार बनती है, उससे उसमें वातन अच्छा होता है, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। उसके अलावा उसमें एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो गोबरी खाद की तुलना में 8 गुना पाई जाती है। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से खरपतवार और दीमक का प्रकोप कम होता है। केंचुए जो होते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनेट, ये एक ध्यान रखना, ऑक्सिन एक तो ऑक्सिन और दूसरा है साइटोकाइनेट, साइटोकाइनेट नामक हार्मोन का स्राव करते हैं जो पौधे की वृद्धि और रोग रोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में इसमें देखना कितना प्रयोग करना है, प्रयोग कितना करना है इसका, वो देखो भाई। तो प्रयोग इसमें देखना कि लगभग 2.5 से 3 टन जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है। कितना होता है, 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर जो नॉर्मल फसलें होती है। लेकिन अगर खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न यानी सब्जियां वगैरह अगर है, तो ये मात्रा कितनी हो जाएगी, लगभग 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर, 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर। और सब्जियों वगैरह अगर है तो उसमें कितना हो जाएगी, 10 से 12 टन। 10 से सब्जियों में कितना होगा, ये सब्जियां अगर है तो इसमें कितनी होगी, 10 से 12 टन इसका प्रयोग किया जाएगा प्रति हेक्टेयर।
अब ये ध्यान देना कि कई बार जो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने, जो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जो है वो खेत को तैयार करने में भी किया जाता है, तो ये वो बड़ी मात्रा है, 2.5 से 3 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से खेत को तैयार करने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अगर आप बुक देखोगे तो बुक में जो फसल के हिसाब से भी मात्रा इसकी दे रखी है। नेक्स्ट इसमें आता है अपने नेक्स्ट टॉपिक जैव उर्वरक। क्या आता है? जैव उर्वरक। अभी तक अपने जो पढ़ी वो खाद थी, मतलब नॉर्मल खाद। अब ये जो है ये फर्टिलाइजर्स हैं, कौन से? जैव वाले। तो इनको क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स। अब ये होते क्या हैं वो देखो भाई। बायो फर्टिलाइजर वास्तव में क्या होते हैं कि जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं? पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन व फास्फोरस का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। किसको उपलब्ध करवाते हैं? पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ एक जो है वो वृद्धि हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। तो जैव उर्वरक बेसिकली क्या होते हैं कि पौधों को अपने को पता है नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा चाहिए होते थे। अब वायुमंडल में भी नाइट्रोजन तो बहुत सारी है लेकिन वो यूज़ कर नहीं सकते उसका डायरेक्ट। तो क्या होता है, ये जो जैव उर्वरक होते हैं ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, फास्फोरस का भी स्थिरीकरण करते हैं और पौधों को क्या करवाते हैं? उपलब्ध करवाते हैं। और जो जीव ऐसा करते हैं या जो जैव अणु ऐसा करते हैं उसको क्या कहा जाता है? जैव उर्वरक कहा जाता है। अब जैव उर्वरक भी दो हैं, ध्यान देना। तो जैव उर्वरक देखना दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करते हैं, स्थिरीकरण करने वाले, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और दूसरा इसमें आता है फास्फोरस स्थिरीकरण करने वाले, फास्फोरस स्थिरीकरण करने वाले, ठीक। तो जैव उर्वरक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, एक फास्फोरस स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कौन कौन से हैं उनके नाम देख लो आप। एक आता है राइजोबियम, आता है राइजोबियम। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। तीसरा अगर अपने इसके अंदर बात करें तो तीसरा इसके अंदर आता है एजोस्पिरिलम, एजोस्पिरिलम। अगला आता है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। और सबसे लास्ट में इसमें जो आता है वो आता है एजोला। क्या आता है? एजोला। तो ये 5 अपने पास जैव उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। वही अगर अपने फास्फोरस स्थिरीकरण की बात करें तो उसमें देखो कौन कौन से हैं। उसमें मेनली दो दे रखे हैं अपने पास। एक तो है माइकोराइजा, एक वस्कुलर माइकोराइजा। एक तो क्या है? माइकोराइजा। क्या है? माइकोराइजा। दूसरा है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। पहला क्या है? वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, ये हो गए जैव उर्वरक इतने प्रकार के। अब इनके बारे में अपने जो 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं राइजोबियम।
इसका नाम आपने बहुत जगह सुना होगा, काफ़ी फेमस भी है ये अपने आप में। तो राइजोबियम ध्यान रखना कि राइजोबिएसी कुल से आता है। किस कुल से आता है? राइजोबिएसी कुल से संबंधित है ये। और इसका काम जैसे कि मैंने बताया कि वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसका स्थिरीकरण करता है। और ये अगर अपने बात करें ना तो लगभग 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। नाइट्रोजन का क्या कर देता है? स्थिरीकरण कर देता है। और इसके अलावा ये अम्लीयता और क्षारीयता के प्रभाव को भी कम करता है। और रबी, खरीफ और जायद सभी फसलों के लिए अच्छा खासा ये यूजफुल होता है। तो राइजोबियम ये है, मेनली इसमें ये लिखना कि राइजोबियम कुल से इतनी नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। और ये कहाँ पर होता है? पौधे की जड़ों में होता है। मेनली कहाँ पर होता है? पौधे की जड़ों में पाया जाता है। और होता क्या है कि ये पौधों की जड़ों में पहले जो सारे पौधे की जड़ों में अपने आप को पूरी तरह जब स्थापित कर लेता है जड़ों में, तब ये पौधे को नाइट्रोजन देना क्या करता है? शुरू करता है। और तब तक के लिए पौधे से क्या करता है? ये ऊर्जा प्राप्त करता है। ध्यान रखना, ये पौधे को नाइट्रोजन देगा, पौधों को नाइट्रोजन देगा और बदले में उनसे क्या लेगा? भोजन प्राप्त करेगा। भोजन प्राप्त करेगा। ठीक है, ये होता है इसमें राइजोबियम में। और एक और बात इसमें ध्यान रखना बच्चों कि इसका प्रयोग जो है वो दलहनी फसलों में ज़्यादा किया जाता है। कौन सी फसलों में होता है? दलहनी फसलों में, चाहे तो वो रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो या जायद की फसल हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने राइजोबियम के बाद में अगला जो आता है वो आता है एजोटोबैक्टर या एजेटोबैक्टर। अब एजेटोबैक्टर में वही बात है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है बच्चों? ध्यान देना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और क्या करता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करके पौधों को प्रदान करता है। अगर इसकी बात करें कुल की तो ये एजेटोबैक्टीरियेसी कुल से आता है। एजेटोबैक्टीरियेसी एजेटोबैक्टीरियेसी कुल से संबंधित होता है ये। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें इसका उपयोग जो है वो कौन कौन सी फसलों में होता है, वो देखो ये हो गया गेहूं, जौ, मक्का और सब्जियों में। गेहूं, जौ, मक्का और सब्जियों में इसका जो है वो मेनली प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना कि एजेटोबैक्टर का जो प्रयोग होता है उससे लगभग 10 से 20 किलोग्राम, कितना? 10 से 20 किलोग्राम, 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। उसके अलावा इसमें जो अपने बात करें तो ये जो होता है पॉलीसेकेराइड भी उत्पन्न करता है, जिससे पौधों की संरचना में सुधार होता है, कपास की उपज में वृद्धि करता है, पौधों की संख्या में भी क्या करता है? वृद्धि करता है। और इसके अलावा इसमें ना वृद्धि नियामक पदार्थ होते हैं, यानी वृद्धि हार्मोन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? वृद्धि हार्मोन होते हैं जो इसकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं या इसका प्रयोग करने से उत्पादकता बढ़ती है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो वो आता है इसमें एजोस्प्रिलम। क्या आता है? एजोस्प्रिलम। एजोस्प्रिलम होता है, ये भी सेम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और ये किस कुल से संबंधित है? स्पिरिलिएसी कुल से। स्पिरिलिएसी
कुल से ये संबंधित होता है। और उसके अलावा अगर अपने इसमें बात करें तो ये वृद्धि नियामक, जो पादप वृद्धि नियामक होते हैं, पादप वृद्धि नियामक जो होते हैं उनका विस्तार करता है। अब ये होते कौन कौन से हैं वो ध्यान देना कि एक तो होता है IAA इंडोल एसिटिक एसिड और एक होता है GA3। ये दो पादप वृद्धि नियामकों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है देखना, ये जो होता है किस किस में यूज होता है, धान, ज्वार, धान हो गया, ज्वार हो गया, गन्ना हो गया, बाजरी होगी, इस तरह गन्ना और बाजरा, इनमें ये यूज होता है। और ये लगभग 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कितना? 15 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? 15 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और नकदी फसलों में 10 से 20% और जो अनाज वाली फसलें होती है उसमें 15 से 30% तक की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है बीज उपचार। क्या आता है बच्चों, ध्यान देना, बीज उपचार। अब ये बीज उपचार क्या है भाई, वो देखो। बीज उपचार का मतलब है कि ये जो अपने जैव उर्वरकों का प्रयोग, जैव उर्वरकों के बारे में पढ़ा, इनका उपयोग कैसे करना है, तो उसका उपयोग जो अलग अलग है, बीजों के लिए कैसे करेंगे, उसके अलावा जो जड़ें होती है उसके लिए कैसे करेंगे, मृदा जो होगी उसके लिए कैसे करेंगे, इस तरह से अपने को करना है। तो बीज उपचार से पहले अपने को ये लिखना होगा जैव उर्वरकों की उपयोग विधि। ध्यान देना, इसमें आता है जैव उर्वरकों की उपयोग विधि। जैव उर्वरकों की उपयोग विधि, उपयोग विधि। अभी तक ध्यान देना बच्चों कि अपने टोटल जो है, देखना टोटल जो जैव उर्वरक है वो अपने ये किए थे, ये 5 किए थे, देखना उसमें से ये 3 पढ़ चुके हैं अपने। और मैंने जो है आपको अब करवाने हैं बीज उपचार की विधि या जैव उर्वरकों का उपयोग कैसे करना है, या बीजों में कैसे करना है, जो जड़ों वाली फसलें होती है उसमें कैसे करना है, मृदा में कैसे करना है। ये वाले जो दो है ना, ये वाले जो दो, ये एक तरह से पौधे होते हैं जिनको सीधे जमीन में लगाया जाता है। सेम जो विधि इन तीनों में यूज होगी वही विधि इन दो में यूज होगी। ध्यान देना, ये जो है इसमें और इसमें सेम यूज होगी विधि, ये वाली जो है उपयोग विधि सेम, उपयोग विधि जो होती है वो क्या होती है, समान होती है इसके लिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना इसमें। नेक्स्ट, जैव उर्वरकों की उपयोग विधि में अलग अलग विधि हैं। देखो सबसे पहले इसमें आता है बीज उपचार, बीजों को इससे कैसे उपचारित करना है, पहला हो गया बीज उपचार। दूसरा इसमें आएगा मृदा उपचार। क्या आएगा? मृदा उपचार। नेक्स्ट अगर इसके अंदर अपने बात करें तो आता है कंद उपचार। कंद मतलब जड़, जो कुछ एक फसलें ऐसी होती है ना जिसमें जड़ लगाई जाती है, वो उसकी बात कर रहे हैं अपने। और सबसे लास्ट में आता है पौध उपचार। क्या आता है बच्चों? पौध उपचार। पौध उपचार जो पंजीरी जो लगाई जाती है, जैसे मान लो प्याज हो गया, बैंगन हो गए, इनके पौधों की पंजीरी लगाई जाती है, या जैसे चावल हो गए, तो उसकी बात करें अभी पौध उपचार कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं बीज उपचार। बीज उपचार, इसमें क्या करना है, लगभग 1.5 से 2.5 लीटर पानी लेना है। क्या लेना है? पानी। और उसमें क्या मिलाना है? गुड़ मिलाना है। और उसको क्या करना है? गरम कर दिया। और गरम करने के बाद मतलब घोल बनाएंगे उसका, एक तरह से घोल बना लिया। अब उस घोल के अंदर जो है 600 ग्राम कल्चर मिलाते हैं।
600 ग्राम कल्चर का मतलब है 600 ग्राम राइजोबियम या 600 ग्राम एजेटोबैक्टर या 600 ग्राम एजोस्पिरिलम, या आगे भी दो आएंगे जो मैंने अभी भी आपको बताया था, माइकोराइजा या आर्बस्क्यूलर वस्क्यूलर माइकोराइजा। वो 600 ग्राम कल्चर इसमें हमने मिला दिया। तो किया क्या आपने, 1.5 से 2.5 लीटर पानी लिया और इसमें गुड़ मिलाकर उसको गर्म करके घोल बनाया, फिर उसमें 600 ग्राम कल्चर मिला दिया, फिर उसके अंदर बीज मिलाएंगे और बीजों को अच्छे से अपने जो है वो मसलेंगे ताकि ये जो घोल बनाया है वो उसके ऊपर अच्छे से लग जाए। फिर इन बीजों को अपने सुखा लेंगे और इसी को क्या कहते हैं अपने बीज उपचारित करना। और ध्यान रखना ज़्यादातर क्या होता है कि 200 ग्राम राइजोबियम से 10 से 15 किलो दाल के बीजों को अपने उपचारित कर सकते हैं। और अपने मिलाया कितने हैं, 600 ग्राम, तो लगभग 30 से 50 किलो तक, लगभग 30 से 50 किलो के लिए ये इतना घोल जो होगा वो क्या होगा, काफ़ी रहेगा। अब इसमें देखना मैंने बोला था गुड़, लेकिन गुड़ की मैंने एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई थी। क्वांटिटी देखना कि फसल के हिसाब से ये जो गुड़ की क्वांटिटी होती है ये अलग अलग होती रहती है। देखो कैसे कि अगर अपने फसल ले रहे हैं कौन सी, मूंग उड़द और चावल, मूंग उड़द और चावल अगर ले रहे हैं तो गुड़ कितना लेना है अपने को, लगभग 250 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, अगर अरहर ले रहे हैं, कितना अरहर, तो इसमें जो गुड़ लेना है अपने को वो लेना है लगभग 300 ग्राम। कितना लेना है, 300 ग्राम। नेक्स्ट अगर अपने देखें तो सोयाबीन वगैरह जो होते हैं, सोयाबीन मूंगफली और चना, सोयाबीन में उसमें भी कितना लेना है, 300 ग्राम। अब ये तो हो गया गुड़ की बात। पानी भी देखो उसने 1.5 से 2.5 लीटर लिया हुआ था। तो जो मूंग वाली फसलें हैं, मूंग उड़द और चावल, उसमें पानी कितना लेना है, ध्यान देना। जो मूंग उड़द वाली जो फसलें हैं उसमें पानी जो अपने को लेना है वो कितना लेना है, 1 लीटर। कितना, 1 लीटर। और वहीं अगर अपने बात करें अरहर वाला जो होता है इसमें पानी कितना लेना है, 1.5 लीटर। और जो सोयाबीन वाला होता है उसमें पानी कितना लेना होता है, 2.5 लीटर। ठीक है। तो ये जो पानी की मात्रा रहेगी। ये हो गया क्या, बीज उपचार। अगला है मृदा उपचार। नेक्स्ट क्या है इसमें, मृदा उपचार। देखो भाई मृदा उपचार कैसे होता है, ये बहुत सिंपल है। करना क्या है इसमें कि 2 से 3 किलोग्राम अपने कल्चर लेंगे, 2 से 3 किलोग्राम कल्चर लिया और उसको मिला दिया किसके अंदर, लगभग 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम छनी हुई गोबर की खाद में, 50 किलोग्राम गोबर की खाद, गोबर खाद मिला के ये दोनों का मिश्रण बन जाएगा। और इसी को आगे क्या करेंगे, फिर अपने खेत में छिड़काव कर देंगे, खेत में मिला देंगे या छिड़काव कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कंद उपचार। या तो कंद उपचार में देखना बच्चों की अपने को लेना है 1 किलोग्राम कल्चर। क्या लेना है, 1 किलोग्राम कल्चर। और उसके अंदर क्या मिलाना है, या उस कल्चर को किसमें मिलाना है, 40 से 50 लीटर पानी में मिलाकर ये घोल बना लिया। अब इस घोल को 10 मिनट के लिए पड़े रहने देंगे और फिर उसके अंदर जो कंद वाली फसलें जो होती है, जैसे आलू हो गया या गन्ना हो गया या लहसुन वगैरह जो होते हैं, इनको क्या होता है उसके अंदर डुबोया 10 मिनट, और 10 मिनट डुबोने के बाद में इसको सीधा लगा देते हैं। और लास्ट में इसमें अपने आता है पौध उपचार। क्या आता है, पौध उपचार। और पौध उपचार में देखो क्या होता है बच्चों, पौध उपचार में वो होता है जिसको अपने पंजीरी बोलते हैं ना आम भाषा में, वो होती है पौध उपचार। तो पंजीरी को इसमें कैसे यूज करना है, तो इसमें भी वही सेम 10 लीटर पानी, क्या करना है 10 लीटर पानी प्लस इसके अंदर अपने मिलाएंगे 4 से 5 पैकेट कल्चर, 4 से 5 पैकेट कल्चर। और एक पैकेट ज़्यादातर 300 ग्राम का होता है, तो ये लगभग हो गए 1 से 1.5 किलो। ये मिला दिया और 10 उसके बाद में ये घोल बन गया। इसमें 10 मिनट तक डुबो कर रखेंगे, मिनट तक डुबाएंगे।
डुबाएंगे और डुबाने के बाद में इसकी क्या कर देंगे, रोपाई कर देंगे। ठीक है। अब ध्यान देना कि आगे जो अपने एंजियोस्पर्म और ये जो अपने माइकोराइजा हो गया, या अगर इसमें अपने बात करें वस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा या राइजोबियम हो गया, ये सारों के ये जो बीज उपचार के मेथड है, यानी इनके जो उर्वरकों के प्रयोग की जो विधि है ना, वो सारों में सेम रहेगी। जैसे कि बीज उपचार हो गया, मृदा उपचार, कंद उपचार और पौधा उपचार, ये इन एक तो राइजोबियम में, एक एंजियोस्पर्म में, एक एजेटोबैक्टर में, एक माइकोराइजा और एक आर्बस्कुलर वस्कुलर माइकोराइजा जो है इसमें, इन पांचों में ये जो बीज उपचार, मृदा उपचार, कंद उपचार और पौध उपचार के जो 4 मेथड मैंने बताए हैं, ये सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने नील हरित शैवाल। क्या आता है बच्चों, नील हरित शैवाल। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA भी कहा जा सकता है शॉर्ट में, और इसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया जो होता है, इसमें क्या होता है, लगभग 15 से 53 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है ये स्थिरीकरण कर सकता है। और इसमें एक बात ध्यान देना आपकी, इसकी कई सारी प्रजातियां होती है, जैसे कि एनाबिना, नोस्टोक, साइटोनिया, आसिलेटोरिया वगैरह। तो इसमें अपने को पहली बात लिखनी है क्या, कि ये लगभग 15 से 53 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो है वो स्थिरीकरण कर देता है। दूसरा इसमें होता है पादप वृद्धि नियामक। क्या होते हैं, पादप वृद्धि नियामक। कौन कौन से, वो देखो, इंडोल एसिटिक एसिड IAA। दूसरा इसमें होता है जिब्रेलिन्स यानी GA3 हो गया, और उसके अलावा अगर इसमें बात करें तो ऑक्सिन होता है। तो ये कुछ एक अपने कह सकते हैं कि पादप वृद्धि नियामक होते हैं किसमें, नील हरित शैवाल में। ये बात ध्यान देना कि नील हरित शैवाल को किस नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया एक ही बात है, यही होता है। उसके बाद में इसका प्रयोग जो है वो धान के खेत में होता है। कहाँ होता है, धान के खेत में जो है इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण के कारण धान की फसल को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इसकी मेन जो प्रजातियां हैं वो देखो कौन कौन सी हैं प्रजातियां, ये होगी अपने एनाबिना, नोस्टोक, एनाबिना, नोस्टोक और आसिलेटोरिया, आसिलेटोरिया, और उसके बाद में एक और जो होती है वो होती है इसकी साइटोनिया। क्या होती है, साइटोनिया। ये इसकी मुख्य प्रजातियां होती है, और ये इतना ही है नील हरित शैवाल। अब इसकी प्रयोग विधि क्या होती है वो देख लो आप थोड़ा सा। प्रयोग विधि, क्योंकि ये क्या मैंने बताया कि एक पौधे की तरह होती है, तो इसका प्रयोग जो जैसे अपने पहले किया ना, कंद उपचार, बीज उपचार, मृदा उपचार या पौध उपचार, उस तरह से नहीं होगा। इसका प्रयोग थोड़ा अलग होगा। वो कैसे होगा वो देखो, कि रोपाई से 7 दिन पहले, रोपाई से 7 दिन पहले, 7 दिन पहले करते हैं, और इसमें उपयोग करते हैं इसका, हो ही गया ये तो। और इसमें एक बात ध्यान देना कि इसमें लगभग अपने को 8 से 10 सेंटीमीटर पानी चाहिए, हमेशा सेंटीमीटर पानी भरा हो, ये जरूरी है। और वैसे भी अपने को पता है जो धान की फसल होती है उसमें पानी भरा रहता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। और लगभग अपने जो यूज़ करनी है मात्रा इसकी, वो कितनी यूज़ करनी है, 8 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, 5 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर अपने को जो है मात्रा यूज
करनी है, सॉरी 8 से 12, 5 से 12 नहीं, 8 से 12 किलोग्राम मात्रा जो है इसकी यूज करती रहनी है। और जैसे मान लो अपने कल्चर डाल दिया तो उसके 4-5 दिनों के बाद में जो है वो पानी पड़ा रहना चाहिए। मतलब कहने का कि जब अपने अपने को पता है कि अपने को धान की रोपाई करनी है तो उससे 5-7 दिन पहले अपने को क्या करना है, भी खेत को पानी से भर देना 8 से 10 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद में 8 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से नीलहरित शैवाल का जो बीज वगैरह आते हैं उसको क्या करना है, छिड़काव कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अपने आता है, देखो कौन सा, नीलहरित शैवाल तो हो ही गया, और अगला जिसमें आता है वो आता है एजोला। क्या आता है, एजोला। तो एजोला जो है, एजोला का प्राचीन रूप में प्रयोग जो है वो चीन और वियतनाम में होता था। किस में होता था, चीन और वियतनाम में। भारत, ये जो एजोला होता है, एजोला एजोलेसी कुल से संबंधित है। कौन से कुल से, एजोलेसी कुल से ये संबंधित है। और अगर अपने बात करें तो ये जो होता है एक जलीय फर्न होता है। क्या होता है, एक जलीय फर्न, मतलब पौधा मान लो एक तरह से, जलीय फर्न होता है। और उसके अलावा अगर अपने बात करें तो भारत में जो एजोला की किस्म है, क्योंकि एजोला की कई सारी किस्में होती है, भारत में एजोला की कौन सी किस्म पाई जाती है, एजोला पिनेटा या पिनाटा। एजोला पिनेटा बोल देते हैं कई जगह पिनाटा बोला जाता है। एजोला पिनेटा किस्म जो है भारत में पाई जाती है। और जो नीलहरित शैवाल होता है वो उसी के अंदर उपस्थित होता है। अगर अपने बात करें इसका प्रयोग जो है वो मेनली कहाँ पर होता है, धान के खेत जो होते हैं वहाँ पे। कहाँ पर होता है, धान के खेतों में। ये भी कहाँ होता है, धान के खेत में इसका प्रयोग होता है। और इसके अलावा देखना इसमें कि तमिलनाडु में, कहाँ पर, तमिलनाडु में एजोला माइक्रोफाइला नाम का जो उर्वरक है, एजोला मतलब किसी के किस्म है, एजोला माइक्रोफाइला। एजोला माइक्रोफाइला का प्रयोग जो जैविक खाद के रूप में हो रहा है। और ये लगभग ना 40 से 50 किलोग्राम, कितना, 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देता है। और वास्तव में मैंने जैसे कि बताया कि एक पौधे से होते हैं, ये पत्ते से होते हैं इसमें बड़े बड़े। तो क्या होता है, इसमें पहले लगा दिया आपने, उसके बाद में जब ये बड़े बड़े हो जाते हैं, धान की रोपाई इसी के अंदर होती है। तो कुछ ही टाइम के अंदर क्या होता है, ये पौधा बड़ा होता है और अपने आप ही जमीन जो होती है, भूमि जो होती है, मृदा जो होती है, उसके अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं, झीलें होगी, तालाब होगी, नहरें वगैरह जो होती है वहाँ पर मिलता हुआ, तैरते हुए मिलते हैं इसके पत्ते ज़्यादातर जगहों पर। अब अगर अपने बात करें ना इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग देखो कैसे होता है। तो उपयोग इसमें यही है कि एजोला का अगर अपने प्रयोग कर रहे हैं तो धान की रोपाई से पहले इसको प्रयोग करना होगा, क्योंकि पहले अगर इसको प्रयोग नहीं करेंगे तो ये फिर उसको मिलेंगे नहीं। तो पहले प्रयोग करना, और मात्रा जो उपयोग करनी है वो कितनी करनी है, इसमें पहले तो वही पानी भरा हुआ होना चाहिए, जैसे धान के खेतों में होता है, तो 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ हो। और मात्रा जो यूज करनी है वो कितनी यूज करनी है, 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा जो इसका प्रयोग करना होगा। और क्यारियाँ वगैरह बना लेते हैं, और 15-20 दिन होते हैं जब लगा के, मतलब 15-20 दिन हो जाते हैं जब लगाने को। तो ये पौधे जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। ये जो एजोला जो होता है खेत से भर जाता है, एजोला से जो है खेत भर जाता है, जिसके कारण बाद में वो या तो अपने हल चलाकर मिट्टी में मिला देंगे, या वो अपने आप ही धीरे धीरे गल कर क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं अपने फास्फोरस स्थिरीकरण वाले। कौन से आते हैं, फास्फोरस जो स्थिरीकरण करते हैं वो। फास्फोरस स्थिरीकरण में दो ही हैं अपने पास मेनली। एक तो है अपने माइकोराइजा, क्या है, माइकोराइजा, माइकोराइजा
राइजा, और दूसरा इसके अंदर जो है वो है आर्बस्क्यूलर वस्क्यूलर माइकोराइजा, आर्बस्क्यूलर वस्क्यूलर माइकोराइजा, AVM शॉर्ट में लिख लेते हैं अपने इसको। और इसको जो होता है ना फास्फोरस स्थिरीकरण वाले, इसको फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया भी कहा जाता है, PSB या PSM भी इनको कहा जाता है, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया या फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक तो माइक्रोराइजा हो गया और एक हो गया आर्बस्क्यूलर वस्क्यूलर माइक्रोराइजा। अब सबसे पहले बात करें अगर अपने माइक्रोराइजा की, तो देखो क्या होता है भाई माइक्रोराइजा में, तो ये क्या होता है, एक विशेष कवक होता है। क्या होता है? विशेष प्रकार का कवक, पहली बात। दूसरा अगर अपन इसमें देखें तो ये क्या होता है, जड़ के जो तंतु होते हैं, मतलब जड़ें जो होती है छोटी छोटी, उसके अंदर जाता है और उसके अंदर अपने आप को क्या करता है, विकसित करता है। और ये क्या करता है, पौधे के साथ सहजीवन स्थापित कर लेता है, पौधे से सहजीवन, पौधे से सहजीवन स्थापित कर लेता है। इसी तरह राइजोबियम जो होता है वो भी सहजीवन स्थापित कर लेता है, जहाँ पर पौधे उनको जो है वो भोजन दे रहे होते हैं और बदले में ये पौधे को नाइट्रोजन या फास्फोरस दे रहे होते हैं। अब इनमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये जड़ों के अंदर चले गए, तो ये भूमि में जो फास्फोरस होता है उसको अवशोषित करते हैं और पौधों को देते हैं, बदले में पौधे क्या देते हैं, भोजन देते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि ये फंगस होता है, फंगस की तरह फैलता है ये, और आसपास के पौधों में भी इसका एक जो है वो पूरी तरह से जाल या नेटवर्क बन जाता है। अगला अपने बात करें ना इसमें आर्बस्क्यूलर वस्क्यूलर माइकोराइजा में, तो देखो क्या होता है आर्बस्क्यूलर वस्क्यूलर माइक्रोराइजा, इसमें भी वही मोटा मोटी बात वही आती है। इसमें भी ये भी क्या है, एक कवक है पहली बात तो, और कवक है मतलब ये अपने आप जो है धीरे धीरे फैलता रहता है, एक बार अगर ये कहीं पर लग जाता है तो। और इसमें कवक में जो है एक विशेष प्रकार की संरचना बेसिलस और आर्बसल्स होती है। जो बेसिलस जो होता है गुब्बारे की जैसी संरचना होती है, आर्बसल्स जो संरचना होती है वो क्या होती है, जुड़ी रहती है आपस में। अब क्या होता है ना इसमें ना, इस तरह का गुब्बारा सा होता है। अब उस गुब्बारे में क्या होते हैं, गुणसूत्र भरे होते हैं। गुणसूत्र किसके, कवक के गुणसूत्र होते हैं। और जिसमें गुणसूत्र भरे होते हैं उसको बोलते हैं स्पोरोकार्पस। और स्पोरोकार्पस में स्पोर्स भरे होते हैं, यानी कि तरह से गुणसूत्र होते हैं छोटे छोटे, आप ये बीज मान लो एक तरह से, है ना। लार्वा में जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं, उसी तरह उसमें क्या होते हैं, जीव भरे होते हैं। और वो जीव क्या होते हैं भी इधर उधर उसके अंदर भरे हैं गुब्बारे के अंदर। और जब वो गुब्बारा फटता है या गुब्बारा वो टूटता है, तो जो स्पोर्स होते हैं पूरी मृदा में फैल जाते हैं और पौधों में संक्रमण की तरह फैल, जैसे संक्रमण रोग होता है भी, एक पौधे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, या एक आदमी से दूसरे में, दूसरे से तीसरे। जैसे कोरोना था, कोरोना कैसे फैल रहा था, तो इसी तरह ये भी फैलते हैं आर्बस्क्यूलर वस्क्यूलर माइक्रोराइजा भी। स्पोर्स का एक अपने कह सकते हैं गुब्बारा भरा होता है जिसको स्पोरोकार्प्स बोलते हैं। जब वो गुब्बारा फटता है तो उसमें से वो स्पोर्स बाहर निकलते हैं, एक तरह से बीज मानो आप। वो जो बीज बाहर निकलते हैं, जो जीवाणुओं की तरह बाहर निकलते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे संक्रमण कोई भी फैलता है उसी तरह ये पौधों में फैल जाते हैं। अब इसमें जो है कुछ एक इसकी प्रजातियां हैं वो देखो। और एक और बात ध्यान रखना कि ये भी सहजीवी होते हैं एक तरह से, ये भी क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। सहजीवन, सहजीवन का मतलब है ये पौधे पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, और पौधा इनसे जो है वो नाइट्रोजन प्राप्त कर रहा है। अब इसकी जो है कुछ एक प्रजाति है, उनके नाम देख लो आप, जैसे एंडोगन, क्या हो गया, एंडोगन। दूसरा हो गया जिग्स्पोरव, जिग्स्पोरव। अगला इसमें आता है ग्लोमस, क्या आता है बच्चों ध्यान देना, ग्लोमस। और अगला आता है एकुलोस्पोरा, क्या आता है, एकुलोस्पोरा। और सबसे लास्ट में जो इसमें आता है वो आता है इसमें स्किलिरोसिस्टस, स्किलिरोसिस्टस। ठीक है, ये होते हैं मेन, इसमें इसकी 5 प्रजातियां होती है। और इसमें एक बात ध्यान देना कि जो दिल्ली का जो कृषि अनुसंधान केंद्र है,
दिल्ली में भी एक कृषि अनुसंधान केंद्र है जिसको अपने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको अपने आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र या संस्थान, इसने भी जो है अपने ये कह सकते हैं कि एक प्रजाति विकसित की है, किसकी, वाम फंजाई की, जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिंक। क्या नाम है, न्यूट्रिंक, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको, न्यूट्रिंक बोला जाता है। इस जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इन्होंने भी एक वाम फंजाई की एक प्रजाति या ये कह सकते हैं कि स्पीसीज तैयार की है जिसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिंक। और इसका पैकेट का जो मूल्य है वो कितना होता है, लगभग 20 रुपये पर किलोग्राम, 20 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से, तो मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, ये सस्ते होते हैं। और नेक्स्ट इसमें आता है अपने कि जो जैव उर्वरक का प्रयोग करते समय सावधानी क्या है। तो ये देखो भाई, पहली बात तो कल्चर का भंडारण जो होता है वो ठंडे स्थान पर होना चाहिए। दूसरा, कल्चर का प्रयोग जो होता है उस पैकेट पर जो दिशा निर्देश लिखे होते हैं उसी के हिसाब से करना होता है, खुद से उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी होती। और जो भी कल्चर अपने यूज कर रहे हैं वो किसी अच्छी संस्था को, कई बार ऐसा भी होता है ये कल्चर भी जो होता है फेक मिल रहा होता है और वो एक्सपायर भी ना हो चुका हो। अगला ध्यान रखना कि जिस पानी को अपने घोल बनाने में यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपने घोल बनाया ना जब अपने बीज उपचार किया था, तो जो पानी अपने बीज उपचार में यूज कर रहे हैं घोल बनाने में, उसमें अपने को इस बात का ध्यान देना है कि वो पानी निर्जमीकृत होना चाहिए। बीज उपचार में जो पानी अपने यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, निर्जमीकृत होना चाहिए। ठीक है। अगला इसमें देखना कि जो बीज अपने यूज कर रहे हैं उसको रासायनिक खाद या रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या रसायन कीटनाशक होते हैं उसके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो ऐसा नहीं है कि पैकेट जो अपने कल यूज करना है तो अपने आज खोल के छोड़ दिया, नहीं, पैकेट को जब यूज करना है उसी टाइम खोलना है, क्योंकि जब उसको खोल के रखते हैं तो वायु के संपर्क में आते हैं तो उसकी क्रियाशीलता कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कम। उसी तरह एक और बात ध्यान देना कि यदि मिट्टी अम्लीय हो ना तो कल्चर को पहले चूने से, और अगर भूमि क्षारीय हो तो पहले उससे जिप्सम से प्रयोग करना चाहिए। कि अगर मिट्टी क्या है, अम्लीय है, अपने पास जिस मिट्टी में अपने यूज करना है, मिट्टी अगर अम्लीय है तो चूने का प्रयोग करना है अपने को, चूने से उपचारित करना है जो कल्चर है उसको, या चूने में मिक्स करना है ये मान लो आप। और अगर मिट्टी क्षारीय है, मिट्टी क्या हो जाए, क्षारीय, तो किससे उपचारित करना है, जिप्सम से उपचारित करना है, अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें देखना कि अगर किसी बीज में रासायनिक उपचार करना हो ना तो रसायन का प्रयोग अगर अपने कर चुके हैं या कर रहे हैं तो जितना कल्चर मिलाना चाहिए उससे क्या मिलानी होगी, दुगनी मात्रा। पहले मान लो कि अपने 1 किलो कल्चर मिला रहे थे, अब कितनी मिलानी होगी, 2 किलो मात्रा मिलानी होगी। और एक और बात ध्यान रखना कि जो कल्चर से जो उपचारित बीज है उसका प्रयोग खाद्यान्न में नहीं करना चाहिए, मतलब उसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, निश्चित रूप से हानिकारक हमारे लिए हो सकते थे। ये कुछ एक नॉर्मल सी सावधानियां हैं वो अपने को ध्यान रखनी है, कब, जब अपने जैव उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने हरी खाद। क्या आता है बच्चों, हरी खाद। हरी खाद क्या होता है, वास्तव में पौधे होते हैं जिनको पहले मिट्टी में उगाते हैं और बाद में हल की सहायता से या किसी और सहायता से उसको वापस मिट्टी में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। इसमें कई सारी फसलें होती है, जैसे ढैंचा हो गया या बरसीम जो होती है वो भी प्रयोग में आती है। और हरी खाद ऐसा नहीं है कोई फसल हो, कोई फसल का जो बचा हुआ अवशेष है वो भी अपने हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई दलहनी फसल थी तो उसमें से जो फसल थी वो हार्वेस्ट अपने कर ली, उसका जो अपने प्राप्त कर लिया, उसके बाद में जो पीछे कचरा बच गया उसको अगर मिट्टी में मिला रहे हैं तो वो भी क्या है, एक तरह से हरी खाद है। इसी तरह ढैंचा होता है, ढैंचा इस तरह से ढैंचा बोलते हैं उसको, वो भी क्या होती है, एक तरह से हरी खाद ही होती है। तो हरी खाद वास्तव में क्या होते हैं, पौधे होते हैं जिनको पहले उगाया जाता है और वो उगाए इसी पर्पज के लिए जाते हैं ताकि उसको बाद में मिट्टी में मिलाया जा सके। अब हरी खाद देने की दो विधियां हैं, हरी खाद देने की दो विधियां हैं। एक तो है
हरी खाद देने की सीटू विधि कौन सी है? सीटू विधि। और दूसरी इसमें जो विधि आती है वो आती है हरी पत्तियों से हरी खाद विधि। हरी पत्ती से हरी खाद विधि, हरी पत्ती से हरी खाद। अब C2 विधि में क्या होता है कि मान लो किसी एक खेत में अपने को हरी खाद देनी है तो उस खेत में पहले उसको उगाएंगे, अपने जो हरी खाद के बीज उसमें डालेंगे, थोड़े टाइम के बाद में जब उसके पौधे बड़े हो जाएंगे तो उसी खाद को उसी के अंदर क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसके अंदर उदाहरण आता है जैसे डेंचा हो गया, ग्वार हो गया, सनई और लोबिया वगैरह। ठीक है, जो हल होता है ना, जैसे मान लो पहले उसके बीज डाले, वो थोड़ी बड़ी होंगी फसलें जितनी मतलब अपने को जरूरी है वो बड़ी होगी, उसके बाद में हल चलाकर उसको उसी के अंदर मिला देंगे। इसको क्या कहते हैं? C2 विधि। वहीं अगर अपने बात करें कि कई बार ऐसा होता है कि खेत में पानी नहीं होता, अब हरी खाद उगाने के लिए पौधा है क्योंकि उग रहा है तो पानी चाहिए, पानी मान लो किसी खेत में है नहीं, तो क्या करते हैं, किसी एक खेत में उगाते हैं, एक खेत में उगाते हैं अपने, एक खेत में उगाते हैं और दूसरे खेत में लगा देते हैं, दूसरे खेत में मिलाते हैं। एक खेत में तो लगाते हैं और दूसरे खेत में मिलाते हैं। ये क्या होती है? हरी पत्ती से हरी खाद विधि। ये होती है नॉर्मल सी। अब हरी खाद के रूप में फसलें कौन कौन सी हैं? देखो बहुत सारी है, कुछ एक दलहनी है, कुछ एक अदलहनी है, जैसे डेंचा, मूंग, उर्द, ग्वार, लोबिया, नील वगैरह होगी। और अदलहनी फसलें हैं राई, जौ, जई, तोरिया, सरसों, मक्का, ज्वार, सूरजमुखी आदि। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपने हरी खाद के गुण। हरी खाद के गुण होने चाहिए किसके? हरी खाद के कुछ एक। अब कुछ कुछ से गुण तो अपने देखो बहुत आसानी से सोच सकते हैं। देखो जैसे कि पहले तो सस्ता हो, सस्ता हो, सुलभ हो, मतलब आसानी से मिल भी जाए, जो सस्ता हो, सुलभ हो। दूसरा अगर अपने बात करें तो बढ़वार जल्दी होनी चाहिए उसकी, बढ़वार क्या हो? जल्दी हो। और पत्तियां ज्यादा हो, पत्तियां क्या हो? ज्यादा। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो फलीदार अगर होगी तो बढ़िया होगी। और जो पौधे की जो जड़ें होती है वो गहरी जानी चाहिए जिससे मिट्टी जो भुरभुरी बन सके। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखना कि हरी खाद ऐसी होनी चाहिए जो कम उपजाऊ मृदा पर भी हो जाए। कई बार ऐसा हो कि मान लो जो हरी खाद है वही बहुत ज़्यादा जो पोषक तत्व मृदा से निकाल दे तो वो भी अपने लिए बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा। उस पर कोई कीट वगैरह ना लगे, रोगों के प्रति प्रतिरोधक हो, कम जल में भी हो जाए, कम जल में हो जाए, कम जल में हो सके वो। ठीक है, क्योंकि खाद के रूप में प्रयोग करना है अपने को। और बढ़वार जल्दी हो, पत्तियों की संख्या ज़्यादा हो, और मिट्टी में अवशेष वगैरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा छोड़े, मतलब मिट्टी को ज़्यादा उर्वरक बनाए। ये जो होती है नॉर्मल सी बात होती है हरी खाद के बारे में। नेक्स्ट इसमें आता है खली की खाद, खड़ होती है की खाद। अब ये क्या होती है वो देखो, खली क्या होती है पहले तो ये देखो, खली क्या होती है? तेल निकलने के पश्चात, तेल निकलने के पश्चात अवशेष जो होता है, अवशेष जो होता है उसको क्या कहते हैं? खली कहा जाता है। अब क्या होता है, तेल तो इसमें से निकाल लिया, अब ये जो पीछे रह जाता है ना, खली जो रह जाती है, इसमें काफी ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, जिसका इसलिए इसका प्रयोग जो है अपने खाद के रूप में किया जाता है। अब एक कुछ एक खलियां तो ऐसी होती है जिसको अपने खा सकते हैं, और एक कुछ एक खलियां ऐसी होती है जिसको अपने नहीं खा सकते। तो एक तो होती है खाद्य खलियां और एक होती है अखाद्य। और ध्यान देना दोनों ही प्रकार की खलियों का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। खाद्य खलियां वो है जो पशुओं को खिलाने के काम आती है। उदाहरण है इसका जैसे बिनौला हो गया, बिनौला, मूंगफली, क्योंकि मूंगफली से भी तेल निकलता है। इसके अलावा तिल हो गए, ठीक है। और तिल के अलावा अगर अपने बात करें तो सरसों हो गया, तारामीरा हो गया, सरसों, तारामीरा वगैरह, ये सारी क्या है? खाद्य खलियां हैं जिसका प्रयोग पशुओं को खिलाने के लिए कर सकते हैं। अखाद्य खलियां देखो कौन कौन सी है, जैसे अरंडी हो गया, अरंडी हो गया,
उसके अलावा महुआ हो गया, करंज हो गया और नीम हो गया। ये कुछ एक खलियां ऐसी हैं जो अखाद्य खलियां हैं। अब क्योंकि इसको पशु तो खाते हैं नहीं, तो क्या किया जाता है, इन खलियों को खेत में प्रयोग किया जाता है एक उर्वरक के रूप में। अब आगे आता है खलियों का प्रयोग कैसे करना है। तो खलियों का प्रयोग देखो भाई, नॉर्मल जैसे करना होता है वैसे ही करते हैं। पहले तो इसका पाउडर बनाएंगे अपने। खली ली, खली का क्या बनाया, पाउडर। पाउडर बनाने के बाद में इसको जो है वो मर्दा में मिक्स करेंगे, मर्दा में मिलाना, मिला दिया। मर्दा में मिलाने के बाद में इसमें जो है वो जो हल वगैरह होता है उससे उसको क्या कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और खलियों में जितनी अधिक मात्रा में तेल होगा, मर्दा में उसका अपघटन जो उतनी ही देरी से होगा। ध्यान रखना, खली में तेल होगा, खली में तेल अधिक अगर होता है तो अपघटन क्या होगा, देरी से होगा। अपघटन क्या होगा, देरी से होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये एमसीक्यू टाइप बन सकते हैं यहाँ से कि अगर अपने किसी खली में तेल ज़्यादा रह गया वो किसी कारण से, मशीन की वजह से या किसी भी और कारण से, तो उसमें अपघटन में उतनी ही क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम अपने को लगेगा। तो अपने को कोशिश ये करनी है कि खली में तेल जो है वो कम से कम रहे, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है वो बुआई से पहले भी कर सकते हैं और बुआई के बाद में भी कर सकते हैं। और ध्यान देना, महुआ की जो कली होती है, खली सॉरी, महुआ की जो खली होती है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। क्या मानी जाती है, उत्तम। क्यों, क्योंकि इसमें सेपोनिक नाम का एक रसायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेपोनिक नाम का एक रसायन पाया जाता है, जिसके कारण धान की फसल जो होती है वो सर्वोत्तम होती है। तो धान के लिए क्या होता है, ये सर्वोत्तम, धान के लिए सर्वोत्तम होता है क्या, महुआ की खली। क्यों, क्योंकि इसमें सेपोनिक नाम का एक अपने कह सकते हैं कि तत्व या यौगिक पाया जाता है। अब यूज कैसे करना है, बुआई से पूर्व देखो भाई, जब अपने को पता है कि फसल की बुआई करनी है तो उसे 10 से 15 दिन पहले खेत में मिला देना और हल्की सी जुताई करके मिट्टी के अंदर उसको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और महुआ की खल जो है ना, महुआ वाली, ये 2 महीने पहले यूज करनी होगी अपने को, 2 महीने पहले। बाकी तो ऐसे होता है कि भाई जब अपने को बुआई करनी है उससे 10 से 15 दिन पहले, लेकिन महुआ वाली जो है वो 2 महीने पहले अपने को यूज करनी होगी। और बुआई के पश्चात वाली विधि उसमें वही है, अभी जब पौधों का अंकुरण हो जाए तो बारीक पिसी हुई जो खल है, बताया कि पाउडर बनाएंगे उसका, तो वो उसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्प करेगा। ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, चाहे अगर टाइम मिले तो इसको चाहे 2 बार देख लेना और पूरा देख लेना। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इसकी, तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया चैनल है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनसे भी जरूर जुड़ें, क्योंकि उस पर भी अलग अलग टाइप के कंटेंट्स जो है अपनी पोस्ट करते रहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।